हेलो। इज माय वॉइस ऑडिबल? आवाज आ रही है आप सभी को? एंड स्क्रीन विजिबल है? ओके 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 ओके। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या कर लिया था? अच्छा, एक तो प्रीवियस क्लास के लिए मेरे एंड पे एक्चुअली में मैं आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था। तो वहाँ क्या हुआ था कि जो आपको लेट इन्फॉर्मेशन मिली उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ, उस वजह से आप क्लास में आ गए थे एंड इन्फॉर्मेशन आपको लेट मिली। एक्चुअल में क्लास ऑफ नहीं था, मेरा सुबह का रिजर्वेशन था, तो आई वॉज बैक, वे बैक टू माई होम। बट वो रिजर्वेशन हुआ नहीं, कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर मेरे को इनिशियली उसी समय जाके नया रिजर्वेशन, नई ट्रेन थी उसमें करवाना था। उस वजह से वो डिले हुआ, और डिले होने की वजह से वो क्लास में भी इंफॉर्मेशन मेरी लेट गई, क्योंकि मेरे को लगा कि मैं टिल 5 आई विल देयर एट जोधपुर, तो मैं क्लास ले पाऊंगा। उस वजह से वो मैं इतना उस डिले होने की वजह से मैं उस चीज में इतना फंस गया था कि मैं ये इंफॉर्मेशन ना डिले कर गया, तो मैं डिले आपको लेट बता पाया। तो इसीलिए आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली वो लेटली मिली। तो आई होप दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड आई मेक श्योर कि ये आगे से ना हो, ना ही मेरे एंड पे हो, ना ही कि मैनेजमेंट के एंड पे हो। बट ये थोड़ाली मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि उनके पास में इन्फॉर्मेशन जैसे ही जाती है ना वो आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। इट वॉज माई फॉल्ट yesterday, therefore it got delayed, and delayed information received by you was काइंड ऑफ कि भाई आप 15 मिनट तक क्लास में वेट कर रहे थे एंड फिर क्लास कॉल ऑफ हो गई। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, बट आई विल मेक श्योर कि इट वोंट हैपन अगेन एंड क्लासेस विल बी स्मूथ। ठीक है? ओके 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 ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। फ्लटर में ही है। आज हम कुछ दो तीन मतलब जो डार्ट हमारा चल रहा है उसके कुछ और बेसिक्स को जानेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको फंक्शन में ऑप्शनल पैरामीटर्स कैसे यूज करना है ये अपन ने देखा था। इनहेरिटेंस क्या होता है उसके बारे में जाना था, याद है? और मैंने आपको बताया था कि हम इंटरफेस, मेथड ओवरराइडिंग, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, कंस्ट्रक्टर, ये क्या चीजें होती हैं इनके बारे में समझेंगे। यही किया था ना अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर, कि क्लास ए क्लास बी कैसे फॉर्म होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। क्योंकि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है डार्ट के अंदर, तो हम उसका एक अल्टरनेट यूज करते हैं, वो क्या है, ऑप्शनल पैरामीटर्स की हेल्प से। और इस तरीके का मैंने आपको ऐड फंक्शन बनाना सिखाया था, जिसमें रिक्वायर्ड जो है वो आप पैरामीटर रखोगे, और जो रिक्वायर्ड नहीं उनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप डाल सकते हो, सो दैट जब भी हमको रिक्वायर्ड हो कि भाई मेरे को इन तीन पैरामीटर्स के साथ में चाहिए रिजल्ट, तो आप तीनों भेजो। आपको दो के साथ ही चाहिए तो दो भेजो, एटलीस्ट दो तो भेजना ही पड़ेंगे, तो उनको आप रिक्वायर्ड में डाल दो। तो इस तरीके से भी पॉलीमॉर्फिज्म को हम अंजाम दे सकते हैं, अगर हमारे पास में कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि हम सेम नेम से फंक्शन नहीं बना सकते डार्ट के अंदर। बाकी आप वो कॉन्सेप्ट जहां पे भी इंप्लीमेंटेड है वहां पे आप पाओगे कि मेथड ओवरलोडिंग होती है, जिसको हम कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है? तो एक बार ब्रीफ ले लिया अपन ने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, अब हम आगे चलते हैं, और आगे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे पहली चीज क्या है वो हम देख लेते हैं। ठीक है? सबसे पहली चीज है हमारे पास में कंस्ट्रक्टर। कोई मुझे बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है? नाम सुना है इसके बारे में? सो टेल अस अबाउट रिकर्जन। रिकर्जन देखो क्या होता है कि एक ही फंक्शन से, जैसे ये मेरा फंक्शन है इंट ऐड, ये कोई फंक्शन बनाया, इसी के अंदर से वापस मैं ऐड को कॉल कर दूं। ये क्या हो रहा है हमारा? रिकर्जन। मतलब एक ही फंक्शन से वापस उसी फंक्शन को कॉल करना। समझ पा रहे हो? मतलब मैं अपने ही फंक्शन से वापस उस फंक्शन को कॉल रिकर्स कर रहा हूँ, रिकर्जन। ठीक है? तो रिकर्जन का मतलब क्या होता है इसको डिटेल में भी समझेंगे जब हमका हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर जब उसका रियल लाइफ यूज आएगा, कि भाई इस चीज को यूज करना है और आसानी से इंप्लीमेंट करना है, तो उसमें क्या यूज कर सकते हैं, तो हम इस केस में रिकर्जन का जो रोल है वो यूज कर सकते हैं। हाँ बिलाल? यस बिलाल?
जी सर, मेरा ना एक दो क्वेश्चन थे बेसिकली। एक हाँ तो ये कि ये मतलब कि इसके हिसाब से इसका नहीं है, आफ्टर द कोर्स है। एक तो जैसे हम किसी के लिए ऐप बनाते हैं तो एडमिन पैनल अलग से बनता है, और वो कैसे बनता है, और दूसरा पेमेंट गेटवे की एपीएस वगैरह, उस बारे में ये दो चीजें हैं, बता देंगे। देखो, मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। एडमिन पैनल जो बनता है ना, वो आपके वेब एंड पे बनता है। मतलब हम जो भी ऐप डेवलपमेंट होता है ना, वो ऐप बनाने के लिए होता है। अब जब हम आगे डायनामिक ऐप डेवलपमेंट करेंगे, इसी कोर्स के अंदर आगे हमारा एक मॉड्यूल आएगा कि हम डायनामिक ऐप कैसे बनाएं। डायनामिक ऐप का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो कंटेंट है, जो हमारा डेटा है, वो सर्वर पे पड़ा है और हमारी ऐप उसको शो कर रही है यूजर को। जैसे न्यूज ऐप हो गई, फेसबुक हो गई, व्हाट्सएप ऐप हो गई, सब की सब इंटरनली क्या कर रही है, व्हाट्सएप क्या कर रहा है, व्हाट्सएप के सर्वर से आपका डेटा लाके दिखाता है। फेसबुक क्या कर रहा है, फेसबुक के सर्वर से दिखा के ला रहा है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि इंटरनेट नहीं होगा तो ये चीज नहीं होगी। तो उस केस में हमको किसकी जरूरत पड़ती है, एक वेब बैकएंड की जरूरत पड़ती है, जो डायनामिक चीजों को हैंडल करने का काम आता है। और हमारे लिए इंटरेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, एपीआई प्रोवाइड करता है। हम विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआई होती है यूआरएल्स जिसको हम यूज करते हैं, इसकी हेल्प से हम हमारे फोन के और सर्वर के बीच में कनेक्शंस बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो एपीआईज डेवलप करने के लिए आपको बैकएंड की नॉलेज होनी चाहिए, और बैकएंड की नॉलेज यानी कि पीएचपी आना चाहिए। पीएचपी अगर आपको आता है तो वेब का आप बैकएंड बना सकते हो, और वहीं आपका एडमिन पैनल होता है। एडमिन पैनल का मतलब क्या होता है वो पहले बता देता हूँ आपको। मेरा डेटा यहाँ मैनेज हो रहा है, ठीक है, मेरी ये ऐप बनी हुई है यहाँ पे। अब जैसे कि न्यूज ऐप है, ठीक है, एक तो ये हो कि मैं डायरेक्टली इतना स्मार्ट हूं कि भाई मैं खुद ही हैंडल कर सकता हूं, मैं खुद ही डेटाबेस में क्वेरीज लगा के डेटा को इंसर्ट करवा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, और जैसे मैं इंसर्ट अपडेट करवाऊंगा तो यहाँ पे कंटेंट अपडेट हो जाएगा मेरी ऐप के अंदर, क्योंकि ये कनेक्टेड है। यहाँ से एक एपीआई कॉल होती है जो सर्वर से डेटा फैच करके लाके यहाँ पे दिखा देती है। तो ये तो हो गई हमारी पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है कि भाई यार मैं किसी और के लिए बना रहा हूँ, किसके लिए बना रहा हूँ, जो मेरा क्लाइंट है, और क्लाइंट का कोई भी बैकग्राउंड नॉलेज ही नहीं है कि वेब एंड पे काम कैसे होता है। तो वो क्या करते हैं, इंटरफेस क्रिएट करते हैं, वेब पेज क्रिएटेड करते हैं। मतलब वेब पेज के लिए क्या बनाते हैं, पैनल क्रिएट करते हैं, उसका यहाँ पे लॉगिन लगा देते हैं, क्योंकि हर कोई कर देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो यहाँ पे ताला लगा हुआ होता है, यानी कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा, और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। ठीक है, और जैसे कि मेरे को कुछ भी इंसर्ट करना है तो उसका एक पेज आ जाएगा, क्या इंसर्ट करना है, टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, इमेज क्या है, ऐसे करके मैं ऐड करूंगा। ऐड करते क्या होगा, ये भी क्वेरी लग रही है, क्वेरी लग के ये डेटाबेस में ऐड हो गया। और फिर जब हमारा यूजर जो है हमारी ऐप को जब रिफ्रेश करेगा, तो जो कंटेंट यहाँ पे क्लाइंट ने डाला है अपनी ऐप के लिए, वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो ये जो काम है ना, ये हमारा एडमिन पैनल का होता है। और ये बनाता कौन है, जो वेब एडमिन, जो हमारे वेब एंड को कंट्रोल करता है। तो हर कंपनी में आपको वेब के डेवलपर्स मिल जाते हैं, ऐप के डेवलपर्स मिल जाते हैं, और एक होते हैं एपीआई डेवलपर्स। ये भी एक अलग होता है, एपीआई डेवलपर, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ बैकएंड को मैनेज करने के लिए होता है। तो उनका काम ये होता है। ठीक है, अगर हमको करना हो तो ओनली ओनली, देखो पहली बात तो ये है कि आपको अपना एक जोन सेलेक्ट करना होगा कि भाई आप ऐप डेवलप कर रहे हो, वेब कर रहे हो, या आप पाइथन डेवलप कर रहे हो, या किस फील्ड में हो। जैसे हम ऐप फील्ड में, तो हम यहाँ पे जो 95% है, ये काम हमारा ऐप डेवलप का है। हम एपीआई कैसी बनानी है, कैसा डेटा आएगा, लॉजिक क्या लगाना है, वो सब हम बताएंगे एपीआई डेवलपर को। अब एपीआई डेवलपर उसके बेसिस पे हमको एपीआई बना के देगा, एडमिन पैनल भी वही बना के देगा। ठीक है, और फिर उसके बेसिस पे काम स्टार्ट होगा जब कंपनी की बात करते हैं। और अगर मैं फ्रीलांसर हूं, तो फ्रीलांसर के अंदर दो केसेस होते हैं कि या तो आप सीखो, 15 से 20 दिन लग जाएंगे आपको, पीएचपी अलग से सीखनी पड़ेगी, कोई बड़ी चीज नहीं है। 15 से 20 दिन में अगर आप पीएचपी को डिवोटेडली काम करते हो तो पीएचपी आप बेसिक पीएचपी जो है वो सीख सकते हो। अब आप क्या हो गया यार, इसमें तो बहुत सारे इन्हेंसमेंट आ गए, हाँ, फिर तो वो पूरा हो गया कि आप पूरा वेब डेवलपमेंट में चले जाओ। आपको उतना ही सीखना है जितना कि आप यहाँ पे डेटा को मैनेज कर सको, और यहाँ पे एक पैनल बना के अपने क्लाइंट को दे सको। तो उतना आपका 15-20 दिन में आराम से हो जाएगा, क्योंकि आपको बैकएंड की नॉलेज है, मतलब आपने कोई कोई ना कोई डेवलपमेंट कर रखा है। आप फ्लटर को सीख के जा रहे हो या ऐप को सीख के जा रहे हो, तो 15 से 20 दिन मैक्सिमम में। ठीक है, वो सीखने के बाद में आप अपना खुद का, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक डोमेन परचेज करना पड़ेगा, जो कि रिक्वायरमेंट्स है, डोमेन होगा। देन आपका होता है सर्वर, सर्वर होस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, होस्ट करने के लिए आपको कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, जैसे रेंटिंग होती है ना, वैसे रेंट देना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आपको एपीआई डेवलप करनी पड़ेगी, और इस तरीके से आपका फंक्शनलिटी होगा। अब बात करते हैं कि कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी सारा काम खुद करके देती है। ठीक है, आपका काम सिर्फ होता है ऐप डेवलप करने का, तो वो आप ऐप डेवलप करते हो। एपीआई की जब जरूरत पड़ती है तो आप और एपीआई डेवलपमेंट जो टीम होती है,
वो साथ में बैठते हैं मीटिंग रूम में, उनको आप रिक्वायरमेंट बताते हो, समझाते हो, फिर वो आपको कहते हैं कि भाई हमको ये 1 हफ्ता लगेगा इस चीज को डिलीवर करने के लिए। तो कहता है ठीक है, 1 हफ्ते बाद में आप मेरे को ये सारी एपीआई बना के दे देना। फिर आप उनको टेस्ट करते हो, टेस्ट करने के बाद में एक एक करके अपनी ऐप में इंटीग्रेट करते हो, जो कि हम आगे सीखेंगे कैसे करनी होती है इंटीग्रेशन। ठीक है, कैसे हमारी ऐप को डायनामिक बनानी होती है। ये पेड एपीआई भी होती है, फ्री एपीआई भी होती है, और खुद सेल्फ मेड जो कंपनी बनाती है अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए, जो ऑब्वियसली जो एक एपीआई डेवलपर आगे कंपनी में बना के देगा। ठीक है, समझ में आया ये चीज? फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आप या तो हायर कर सकते हो किसी को, या खुद चीज सीख के बना सकते हो। ठीक है, जी और सर। कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ बिलाल आपको पॉइंट मेरा? जी सर, ये क्लियर हो गया। अब जैसे कि है कि हमें पहले इसके बाद आफ्टर कंप्लीट कोर्स तो हमें कम से कम मैक्सिमम है कि 6 महीने से 1 साल तो किसी सॉफ्टवेयर हाउस में लगाना चाहिए, लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें रियल टाइम के वर्क का जो है ना वो प्रोसेस जो है वो समझ आ जाए। किस में लगाना पड़ेगा? कंपनी में कह इस रहे हो? कंपनी में या किसी सॉफ्टवेयर हाँ, हाउस में। आप देखो, आज आज मैं आपको एक एक रियल फैक्ट बताता हूँ। कोई भी बंदा एक्सपीरियंस गेन करके ही ना कंपनी खुद की खोलता है। आज अब अगर आप चाहो, देखो, अगर एक तो क्या होता है कि मेरे पास में आइडिया है अभी से, तो मैं सिर्फ आइडिया लेके चलूंगा, मैं डेवलपर नहीं हूँ, मैं आइडिया लेके चलूंगा और मैं इनिशियली भी सेटअप कर सकता हूँ। जैसे ओयो का सेटअप है, तो आप देखोगे कि वो बहुत ही यंग बंदा है, उसने ये सारा सेटअप किया। ठीक है, जी अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूँ और मेरे को लग रहा है कि मेरे को एंटरप्रेन्योर फील्ड में ही जाना है, तब भी आप पाओगे कि वो बंदा पहले एक्सपीरियंस गेन करता है। तो वो गेन जी कैसे करता है? मैं गेन में भी 2 ऑप्शन बताता हूँ आपको। आपको ज्यादा गेन किस में मिलेगा पता है? अगर आप किसी स्टार्टअप में लगोगे ना, और एक होता है हमारे पास में बड़ी एमएनसी, अगर आप किसी एमएनसी में लगोगे ना, तो आपको पैकेज बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन सीखने को बहुत कम मिलेगा। अगर आप किसी स्टार्टअप में लगते हो ना, तो आपको पैकेज भले ही, आजकल तो स्टार्टअप में भी फंडिंग बहुत अच्छी मिलने लगी है, तो स्टार्टअप में भी अच्छा खासा पैसा मिलता है आपको। ठीक है, तो पैसा भी बढ़ रहा है और आपको गेन भी बहुत होता है, सीखने को भी बहुत मिलता है, क्योंकि टीम छोटी होती है। तो कोई काम इंस्टेंटली फंस जाता है ना, और उस चीज के लिए कोई उनके पास में सॉल्यूशन नहीं होता है कंपनी के पास में, तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज के साथ में डिस्कस करती है। तो उसमें सीखने को, कैसे कंपनी को मैनेज करते हैं इनिशियली, वो सब सीखने को बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस लेके ही हम आगे जा सकते हैं, तो वो हमारे आगे काम में आता है कि भाई हम अगर कल को चल के अगर हमारी कंपनी खुद से बनाए, तो ये एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा काम में आएगा। हाँ देखो, अब आप क्या होगा कि यार एक खुद की लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग ही होता है, वो होता है, बट किसी और से सीख के भी आप बहुत चीजें बचा सकते हो अपनी लाइफ में। कि भाई ये इसकी केस स्टडीज क्यों पढ़ते हैं, कि भाई इसने किस तरीके से इसको खोला, किस तरीके से सेटअप किया, तो उससे आप ना थोड़ा नॉलेजेबल होगे ना, तो आपके गलती करने के चांसेस रहेंगे, फिर भी गलतियां तो होगी, क्योंकि उससे ही सीखते सीखते आप आगे चलोगे। बट जो चीजें आप अवॉइड कर सकते हो इनिशियल स्टेज में, जो आपको अगर पता होगी तो आप अच्छे से अवॉइड कर पाओगे, नहीं पता होगी तो प्रॉब्लम्स में ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। तो वो जो आपकी सक्सेस रेशियो है वो थोड़ा सा डाउन हो सकता है इनिशियल स्टेज में, तो वो आप किसी के अंदर काम करके, किसी कंपनी में काम करके सीख सकते हो। तो ये ऑप्शंस आपके पास में खुल जाते हैं। अब जिन्होंने भी हैंड रेज किया ना, एक बार वापस से हैंड रेज कर दो, तो मैं वापस से उनसे पूछूंगा। Construct is also work as method. We can create object work. We can be admin panel using Flutter Web. We can make admin panel using Flutter Web. Yes, we can make. आप बना सकते हो फ्लटर वेब की हेल्प से। आप एक अलग से ऐप डेवलप कर सकते हो जो एज अ वेब एप्लीकेशन यूज में आए, और ये काम हो सकता है। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अगर आपको इनिशियल सेटअप चाहिए, तो फिर आपको ये रहेगा कि आपको एनी हाउ एक वेब डेवलपर चाहिएगा, क्योंकि देखो एपीआईज अभी डार्ट उस पर इतना प्रोडक्टिव नहीं हुआ है कि एपीआईज आप बिल्ड कर सको फ्लटर के अंदर ही, डार्ट के अंदर ही। तो एपीआईज के लिए आपको चाहिएगा ही चाहिएगा। अगर आप कोई डायनामिक ऐप बना रहे हो, तो फिर आप एपीआईज के लिए या तो आपको पीएचपी आनी चाहिए, नहीं तो फिर आप किसी और को हायर करोगे। ठीक है, तो विच इज वेरी कॉमन, ऐसा कहीं नहीं है। आज मैं एंड्रॉइड फील्ड में पिछले 5 साल से हूँ, फ्लटर में 2 साल से हूँ, जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने काम किए हैं, तो हमारे पास में पूरी टीम होता है, पूरा फायर पावर होता है, क्योंकि जितना काम डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, उतना काम फास्ट होता है। एक बंदा सारा काम नहीं कर सकता। आप फ्रीलांसिंग भी करोगे, एंटरप्रेन्योर भी बन जाओगे, तो आप अकेले काम नहीं करोगे, आप अपनी टीम को बनाओगे। और जितना जल्दी आप ये चीज को जान लोगे ना एक एंटरप्रेन्योर फील्ड के अंदर, उतना आपके लिए काम आसान हो जाता है। आज जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर थे, वो इनिशियली स्ट्रगल करें क्योंकि उनके पास में टीम नहीं थी। जैसे ही उनको अच्छी टीम लगी अपने स्कोप के साथ में, तो कम टाइम में उनको रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो टीम होना बहुत जरूरी है, और टीम को सेलेक्ट करना एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे मेजर काम होता है। ठीक है, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। हाँ दिव्य ज्योति। यस हेलो दिव्य। सर। सर मेरा पूछना था कि आज जो क्लास चल रहा है कि जो क्लास का जो ऊप्स कॉन्सेप्ट का क्लास चल रहा है, हाँ हाँ वो मैंने देखा कि वो जो लिखा रहता है ना डाट 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 में, जैसे होता है कि environment के अंदर लिखता है कोड, बट क्लास जो होता है ना बाहर लिखता है।
ऐसा कैसे होता है? मतलब समझा नहीं मैं, एक बार वापस रिपीट कर दोगे? क्लास के आप जो ऊप्स कॉन्सेप्ट की क्लास बात की, हाँ। वर्ड में हम पहले से जब कोड करते थे, जब कंडीशनल ऑपरेटर जो फॉर लूप लूप सब अच्छा, आप ये हम कह लोग रहे हो कि स्टार्टिंग में आपने बोला था कि एवरीथिंग, आप जो भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्रिएट करते हो आपको क्लास बनानी चाहिए, यही कह रहे हो ना? जबकि आप जो वॉइड मेन यूज करते हो तो क्लास के बाहर होता है, यही कह रहे हो? हाँ हाँ, क्लास वर्डमैन तो वर्डमैन अलग होता है, क्लास वर्डमैन से अलग लिखना पड़ता है। बट अब हाँ, दूसरे वो पहले लिखना से ही जब पड़ेगा। करते थे वर्डमैन वर्डमैन से अंदर लिखते थे। नहीं, वो बाहर ही लिखना है, वो लिखना जरूरी इसलिए भी हो जाता है, उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। अंदर लिख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, बट मैं आपको क्लास का मेन रोल जब आपको समझ में आएगा ना तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। अब ये मेरा मेन फंक्शन है, यहाँ से मैं क्या करूंगा, मैं इस मेन फंक्शन को, ये इग्निशन पॉइंट है, अब इसके अंदर जो भी मैं कोड लिखूंगा ना वो एग्जीक्यूशन में आएगा। अब यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसका मेरे को क्या करना है, रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है? तो मैंने इसका जो रिपीटेशन है इसको हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक क्लास क्रिएट करूंगा, यहाँ पे नाम दिया, क्लास क्रिएट किया, और इसमें मेरा जो भी फंक्शनलिटी है, जो भी मेरा सेटअप है, जो भी मेरा स्ट्रक्चर है वो मैंने डिफाइन कर दिया इस क्लास का। और जहां पे भी रिक्वायर्ड है मैं इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करके इसके अंदर के मेंबर फंक्शन को यूटिलाइज कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, क्योंकि कंपाइलर मेरा यहाँ जाएगा, इनका जैसे ही कॉलिंग आएगा ना तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यहाँ पे, और फिर इसको हम यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे फर्दर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए। जैसे एक यूजर है, तो यूजर में मल्टीपल लोग आ सकते हैं, जैसे पहले कोई यूजर है उसका यूजर नेम पासवर्ड डिटेल सब अलग होगी, फिर कोई दूसरा यूजर है उसकी अलग होगी, फिर कोई तीसरा यूजर है उसकी अलग होगी, फिर कोई फोर्थ यूजर है उसकी अलग होगी, ठीक है? बट मैं बार बार यूजर का सेम कोड बार बार नहीं लिखूंगा, तो यूजर का जो पैटर्न है, जो फॉर्मेट है वो तो सेम ही रहेगा। तो फॉर्मेट जो है, वो जो स्ट्रक्चर है वो मैंने क्लास में डिफाइन कर दिया, ठीक है? तो सो दैट कोई भी लॉग इन करे या कहीं पे भी मेरे को ऐसे फॉर्मेट की जरूरत पड़े तो मैं इस क्लास को यूज कर सकता हूँ। तो फंक्शन जैसे होता है कि एक एक फंक्शन बार बार यूज होता है, उसको बाहर करना रहेगा बाहर। फंक्शन का क्या रोल होता है? फंक्शन का रोल होता है कि क्लास के अंदर जहां पे भी, या फंक्शन के अंदर ही आप कोई कोड को बार बार रिपीट मार रहे हो, कोड को बार बार रिपीट मार रहे हो, मतलब एक एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आपको बार बार लिखना ही पड़ रहा है, तो उस केस में हम फंक्शन को यूज करते हैं, मतलब एक प्रोटोटाइप है वो। जबकि क्लास का रोल क्या होता है, क्लास में आप एक स्ट्रक्चर बिल्ड करते हो कि भाई यार ये चीज ना बार बार यूज में आ रही, कोड नहीं, एक फॉर्मेट यूज में आ रहा है, एक स्ट्रक्चर। जैसे कि मैं इस चीज को समझना कि ह्यूमन बींग है, तो ह्यूमन बींग जो है ना, ह्यूमन बींग में आप चाहो देखोगे कि सारे ह्यूमन बींग एक जैसे ही है, बस डिफरेंस क्या है, हल्का हल्का जैसे नाक में डिफरेंस आ गया, आंखों में डिफरेंस आ गया, बाकी आप हर जगह पाओगे कि ह्यूमन सेम है। एनिमल्स की कैटेगरी देखोगे तो एनिमल्स की कैटेगरी सेम है, बीएमडब्ल्यू की कार देखोगे तो कार भी सेम है। बट अब आप इस चीज को समझना कि मेरा जो जैसे कार है, तो कार का एक प्रोटोटाइप बनाया, अब उसको 10 जनों को चाहिए, 20 जनों को चाहिए, 40 जनों को चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, उसका एक प्रोटोटाइप बना दिया, उसी का एक इंस्टेंस क्रिएट कर करके वो उन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बार बार। हर बार वो कार में दिमाग नहीं लगा रहे, कार में एक बार दिमाग लगाया, एक अच्छा सेटअप क्रिएट कर दिया कि ये मेरा प्रोटोटाइप है, मतलब ये मेरा स्ट्रक्चर है जिसको हम बार बार यूज करने वाले। अब उस कार के अंदर एक ऐसा फीचर है, जैसे कि मेरे को अगर फर्स्ट गियर में जाना है, ठीक है, तो मेरे को फर्स्ट गियर के लिए इतना ट्राई करना पड़ता है कि भाई मेरे को इतना टाइम इन द सेंस कि भाई मेरे को यहाँ से गियर को ऐसे करके ऐसे जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से सेकंड गियर में आने के लिए मेरे को इधर आना पड़ेगा, फिर थर्ड में इधर आना पड़ेगा, फोर्थ में इधर आना पड़ेगा। अब इसकी जगह ये बार बार करना पड़ता है, इसकी जगह मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, ऑटोमेटेड गियर, ठीक है? इसमें बस मेरे को यहाँ पे इसको गियर को मैनेज करना है और ऑटोमेटिकली मेरी स्पीड के हिसाब से ऑटोमेटिकली चेंजेस करता रहेगा। तो कार तो मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट करने के लिए काम में आ रही है, लेकिन जो फीचर्स इंटरनली यूज हो रहे हैं वो अगर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं तो उनको मैं मिनिमाइज कर सकता हूं विद यूजिंग द फंक्शंस। क्लियर हुआ? ओके ओके सर, क्योंकि हम क्लास फंक्शन को, हाँ फंक्शन क्लास जो, को वर्ड, हाँ बोल, क्लास को वर्डमैन के अंदर लिख सकते हैं या फिर नहीं? क्लास को वॉइड मेन के अंदर नहीं लिख सकते, ओके क्लास के अंदर वॉइड मेन लिख सकते हैं। क्लास को ओके वॉइड, फंक्शन के अंदर कभी क्लास डिक्लेरेशन नहीं होता, फंक्शन हमेशा क्लास के अंदर आ सकता है, ये फंक्शन क्लास के अंदर आ सकता है, कोई और फंक्शन आप बनाओगे तो क्लास के अंदर आ सकता है। फंक्शन के अंदर ना तो क्लास आ सकती है ना ही कोई दूसरा फंक्शन आ सकता है। अगर कोई दूसरा फंक्शन बनाना भी है तो आपको इस तरीके से अलग से इस फंक्शन के बाहर ऐसे आपने बनाया, आप इसको कॉल कर सकते हो फंक्शन के अंदर। फंक्शन हमेशा फंक्शन के अंदर से कॉल होता है, लेकिन कभी भी फंक्शन को आप डिक्लेयर फंक्शन के अंदर नहीं करोगे। क्लियर है? अच्छा ठीक है, क्लियर है। तो आप इस तरीके से समझो कि जब भी आपको कॉलिंग करनी हो मल्टीपल टाइम तो आप फंक्शन को यूज करते हो। जब आपको क्रिएशन करना हो, मतलब ये तो क्रिएटेड है, इसको बार बार आप यूज कर रहे हो कॉल करके, और ये क्या है कि इसके आप मल्टीपल इंस्टेंस बना रहे हो, इसका एक बनेगा,
आपका इसके लिए काम में आएगा, दूसरा बनेगा इसके लिए काम में आएगा। जैसे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे मैंने आपको डेटा टाइप में बताया था कि इंटीजर, आपको क्या पता है कि ये इंटीजर जो हम यूज कर रहे हैं ना, ये भी एक क्लास है पहले से बनी बनाई, जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप क्लास। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, जो पहले से प्री डिफाइंड होती है। नॉन प्रिमिटिव होती है जो हम खुद बनाते हैं या बाद में इनिशिएट हुई होती है, ठीक है। तो इंट एक क्लास है, हम इस क्लास का तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम इन टाइप का डेटा स्टोर करवा रहे हैं। अब आप क्या होगे कैसे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमने जैसे क्लास बनाई, क्लास ए, ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब इसका इंस्टेंस लेना होता तो मैंने आपको क्या बताया था कि अपन क्या करते हैं, ए, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है ना मेरे को, तो ए टाइप का वेरिएबल बना, तो ए स्पेस ए इक्वल्स टू ए, ऐसे बताया था मैंने आपको। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्लास का क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। अब वहीं अगर मैं इंटीजर में देखूं तो इंटीजर में क्या होता है, इंट ए इक्वल्स टू 5, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही अगर इंटरनली हम देखें, ये तो एक्सप्लिसिटली आपको 5 दिख रहा है, इंटरनली देखे तो एक यहाँ पे इंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है जिसमें आपकी ये वैल्यू स्टोर हो रही है, जो इंट टाइप की वैल्यू को स्टोर करवाता है। समझ पा रहे हो, जो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाता है। क्लियर हुआ। तो जितने भी आपके डेटा टाइप्स बनते हैं ना, हम उनको अंदर उसमें डेटा स्टोर करवाते हैं, इसलिए उनको हम डेटा टाइप्स बुलाते हैं। बट एक्चुअल में देखा जाए तो वो भी एक क्लास ही है। एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, जो भी हम फंक्शन क्रिएट सॉरी वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं तो हम किसी क्लास का ही बने बनाए डेटा टाइप्स के क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें उस टाइप का वैल्यू स्टोर करवा पाए। समझ में आया? हाँ जी। ओके। और क्या डाउट था, किनके था? हैंड रेज करो एक बार, बीच बीच में आप एक दो जनों के डाउट्स आ रहे थे तो आप हैंड रेज कर सकते हो। क्लियर है ना सभी को? बिलाल ने एक और क्वेश्चन पूछा था पेमेंट गेटवे का। देखो ये मैं आपके लिए ये जो चीजें है ना, ये क्वेश्चंस आएंगे, आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पेमेंट गेटवे क्या होता है कि जब हम हमारी ऐप के अंदर एक थर्ड पार्टी, गेटवे का मतलब ही होता है गेटवे, हम गेटवे ये गेट क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि हम पेमेंट करवा सके, यूजर के वैलेट में से पेमेंट होके वो उसके मर्चेंट में ऐड होते हुए हमारे अकाउंट में आ जाए, ठीक है। तो जैसे हम कोई ई कॉमर्स ऐप बना रहे हैं, कोई भी ऐसी ऐप बना रहे हैं जिसमें यूजर ऑनलाइन पे करेगा। देखो ऑफलाइन में तो क्या होता है कि भाई आपने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर जब घर आएगा तो आप उसको ऑफलाइन पे करोगे, कैश ऑन डिलीवरी। आजकल जब से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, जब से कोरोना आ गया, उसके बाद से मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे या आप पाओगे कि आप हमेशा क्या कर रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो। तो ऑनलाइन पेमेंट में क्या होता है कि आपके वहां पे पेटीएम आ जाता है या रेजर पे आ जाता है, ऐसे बहुत सारे पेमेंट गेटवेज हैं जो एक इंटरफेस की तरह काम करते हैं, जो आपके लिए एक रास्ता क्रिएट करते हैं कि ये मेरा ऐप है और ये पेमेंट गेटवे, ठीक है। तो अब मैं मेरी ऐप में इस पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करूंगा तो मैं अपने यूजर को जैसे वो पेमेंट पे जाएगा, जैसे यहाँ 500 का पेमेंट हुआ मेरी ऐप में, तो मैं इसको नेविगेट करूंगा यहाँ पे करने के लिए। अब यहाँ पे उसके पास में रास्ते हैं कि भाई तू किससे कनेक्ट होना चाहता है, बीम एपीआई से, यूपीआई से या नेट बैंकिंग से, जो भी ऑप्शन दिए उसने, उसको ऑप्शन देके वो पेमेंट करेगा इसको, ठीक है। और इसके अंदर मेरे को क्या करना होता है कि यहाँ जो मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, ये मैं डायरेक्टली नहीं होता पेमेंट गेटवे, पूरा आपको एसडीके तो सेटअप करना ही करना होता है, यहाँ पे एक मर्चेंट अकाउंट भी क्रिएट करना होता है। उसका क्या होता है कि आप जितने भी ट्रांजेक्शन करोगे ना, उसका 0.5% वो कटता है, मतलब आपसे चार्ज करता है। जैसे 500 रुपए ना, तो 500 का 5%, 0.5% कितना हो जाएगा, 25 रुपीज, है ना। 25 रुपीज का मतलब क्या हुआ कि जैसे 500 रुपए लगे आपके, तो 25 रुपए जाएंगे ही जाएंगे। Hi Ronak, can you please call me on this number after this class? I need to discuss something important. देखो मैं आपको डायरेक्टली तो कॉल नहीं कर पाऊंगा धीरज, आप ना एक बार मैम को कॉल कर दीजिए, जो हमारी जो काउंसलिंग टीम वाली मैम है उनको बोल दीजिए, मैं उनको बोल रखा है, ठीक है धीरज। तो आप उनको बोल देंगे ना तो वो आपको मेरे से कनेक्ट करवा देंगे और आपका जो भी डाउट है आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ओके धीरज, इज इट क्लियर ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके। तो ये जो 500 रुपए हैं ये कट के हमारे 25 रुपीज सपोज दैट, ठीक है, 25 रुपए कटेंगे। और ये 25 रुपए नॉर्मली यूज जो वेंडर होता है वो क्या करता है, जैसे ऐप वाला क्या करेगा, आपके इंटरनेट चार्जेस करके से 25 जोड़ देगा, तो 525 या ऐसे कुछ अमाउंट जोड़ेगा जिससे कि उसके उसके अकाउंट में 500 आए ही आए, ये मैनेज करने के बाद में, नहीं तो अभी उसके क्या आएंगे 475 ही आएंगे। तो ये जो अमाउंट करता है, मैं अभी
आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ, एग्जैक्टली आइडिया नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये कंपनी ही डील करती है, हमको सिर्फ इंटीग्रेट करना होता है। कितना परसेंट कंपनी के पास में आता है, कितना खटता है, ये हमको नहीं पता लगता है। जब हम कंपनी में काम करते हैं, हाँ, जब आप फ्रीलांसिंग या फिर आप एंटरप्रेन्योर फील्ड में आ जाओगे ना, जब आप खुद इंटीग्रेट करते हो, आप खुद पैसे देते हो ये सब चीजों के लिए, तब आपको पता लगता है कि यार ये जो रेजर पेटीएम है तो 0.5% चार्ज करता है, एक और आया जो 0.2 ही करता है, तो हम इसको यूज करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये चीज होती है। इसका पूरा एक एसडीके होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल किट, जिसको हम इंटीग्रेट करते हैं हमारी फ्लटर ऐप के अंदर, एंड्रॉइड के अंदर, आईफोन के अंदर, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीका होता है, वेब के अंदर भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो हमारे मर्चेंट अकाउंट में जाता है, और मर्चेंट अकाउंट में जैसे ही वो अमाउंट जाता है, मतलब ये यहाँ से ट्रेवल होता है। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे हमको लिंक करना होगा हमारे वेब की एपीआई के साथ में भी, तो जैसे ही ये पैसा कटता है ना, तो वो हमको एक रिवर्ट ईमेल भेजता है। ईमेल तो नहीं भेजता है, एपीआई कॉलिंग हो जाती है यहाँ पे हमारे डेटाबेस के अंदर की। तो डेटाबेस में वो ऑर्डर आईडी स्टोर हो जाती है, फिर ये हमको रिफ्लेक्ट करती है यहाँ पे। जैसे ही पेमेंट होगा, तो यहाँ पे पेमेंट में एक नई पेज में हम दिखाएंगे कि आपकी ऑर्डर आईडी थी, और इसका जो भी रिस्पॉन्स आया कि पेमेंट सक्सेसफुल है, या ऑन ट्रांजिट है, या कैंसिल्ड है, तो वो सब यहाँ पे हम उस ऑर्डर आईडी से ये हमको बताता रहता है हमारे वेब के अंदर। और फिर ये एपीआई की हेल्प से मैं इसमें अपडेट करता रहता हूँ। तो जिनको नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही एडवांस लेवल का इनका क्वेश्चन था, तो वो मेरे को समझाना जरूरी था, सो दैट इनको आइडिया लग जाए। बट हम जब आगे डेवलपमेंट को फॉलो करेंगे ना, तो ये आगे चीजें आएंगी, तो मैं आपको डिटेल में भी समझाऊंगा। क्लियर हुआ बिलाल आपका डाउट? ठीक है, आगे चले। देखो, सैटरडे को आप पूरे के पूरे अपने डाउट्स जितने भी है वो आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि इस मंथ इस वीक हमारी 2 क्लासेस नहीं हुई है। ठीक है, तो 2 क्लासेस कवर करने के लिए आज वाली क्लास में हम आगे कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी सैटरडे को आपके जितने भी डाउट्स हैं, पूरा डाउट सेशन ही रहेगा मेरा, तो आप जो भी डाउट्स है वो ला सकते हो सैटरडे को। हम सैटरडे पे सिर्फ डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके। तो अब हम वापस आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर, कंस्ट्रक्टर। देखो, एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि जैसे आपके कोई भी डाउट आ रहा है ना, जो आउट ऑफ द फ्लो, मतलब आउट ऑफ द फ्लो इन द सेंस कि भाई जो हम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसी में से हो तो ठीक है। अगर आउट ऑफ द फ्लो हो, तो आप कोशिश करना कि क्लास जैसे एंड होना, मैं कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन के लिए आंसर के लिए ना नहीं दूंगा कभी भी। ठीक है, जितना मेरे को अपना नॉलेज होगा, अगर कोई एडवांस लेवल का भी होगा और उसमें मेरा कोई नॉलेज नहीं होगा, तब भी मैं आपको एक प्रॉपर वे, जितना मेरे को आइडिया होगा वो मैं गाइड करूंगा। और अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आगे आने वाला टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, एट द एंड ऑफ द क्लास आप हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि जिनको अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है उनकी वजह से, तो वो क्लास लीव कर सके। समझ पा रहे हो ना, गेटिंग माई पॉइंट? तो वो आप एट द एंड ऑफ द सेशन भी कर सकते हो। हाँ, टुडे इज सैटरडे, तो सैटरडे को क्लासेस होगी, बट डाउट्स की होगी। ठीक है, आज मैं, रमन कह रहे हैं सर आप डाउट्स रखिए प्लीज, मंडे से न्यू टॉपिक करिए। अच्छा, तो फिर एक काम करो, सब के सब मेरे को बताओ कितने प्रोजेक्ट्स हो गए, मतलब कितने प्रोग्राम्स बना लिए सबने, और कोई डाउट आ रहे हैं, किसी में डाउट आ रहा है तो वो आप मुझसे शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो। मैंने आपको शायद ना एक मैसेज भेजा था प्रोग्राम्स का। मंडे को मैंने प्रोग्राम्स दिए थे आपको, याद है आप लोगों को? उसमें से कितने बना लिए हैं, किन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? सर वो सब कंप्लीट है। ओके, ओके दिव्या ज्योति, आपने शेयर कर दिया ना मेरे साथ में। जेपी सेल जागृति आपने कर रखा है, आपको आपका मेरे को भी रिसेंटली भी रिसीव हुआ है, वेरी गुड। मैं यहाँ पे मेल में एक बार चेक कर लेता हूँ किन किन के रिसीव हो गए। और जिनके डाउट्स हैं, यू कैन ऑल्सो शेयर। डाउट्स क्या है, जल्दी बताओ मेरे को। डाउट्स डाउट्स तो आए होंगे ना, डाउट्स क्लियर करो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी डाउट हो। सर रिमूविंग वाइट स्पेस वाला करवाए, मैं सारे कर पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सारे करेंगे, बट वो एक सेशन होगी। पहले मैं आपके डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि मेरे को ये आइडिया लग जाए कि यार सारे प्रोग्राम्स तो हम क्लास में नहीं बनाएंगे, जो डिफिकल्ट होंगे या जिनमें सबको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं वो प्रोग्राम्स क्रिएट करूंगा। सर नोट कब तक मिलेगा? नोट मिल गया, देखो मैं, आप, ये रहा नोट, मैंने शेयर कर दिया है। ये और अबाउट द ट्यूटोरियल, ये डार्ट प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल है, ये शेयर कर दिया है। आज अपडेट हो जाएगा आपके स्क्रीन पे, मतलब आपके उसके पैटर्न में आ जाएगा। इसमें बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने समझा है।
कि सर इसका ये कर सकते हैं ना, ये अभी आप जो मैंने आपके साथ वो बिलाल वाली जीमेल साइन की हुई है, तो आप मुझे मेल कर दीजिए और मैं सबके साथ शेयर कर दूंगा। हमें काफी दिनों हो गए हैं मतलब कहते हुए, लेकिन वो मैं टीम की समझ वजह गया से। आपकी बात, मैं समझ गया आपकी बात। देखो मैं आपके बेटरमेंट के लिए ना एक पोर्टल आया है हमारा, मैं ये शेयर कर दूंगा अभी मैम के साथ ही, तो मैम ग्रुप में शेयर कर देगी, ठीक है। तो पहले तो मैं ये कर देता हूँ, बट अब जो आपको नोट्स मिलेंगे ना वो वहीं मिलेंगे, तो मैं उसी के लिए आपको तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये मैम के साथ में शेयर कर दूंगा, तो ये आपको अभी ग्रुप में मिल जाएगा। बट द थिंग इज दैट अब जो आगे के नोट्स होंगे ना, क्योंकि हम उस पोर्टल पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि काफी चीजें आसान हो जाए। मतलब मेरे को ना आपको ये बोलना ना पड़े कि आप जीमेल पे लाके या गूगल ड्राइव में मेरे को दो। मैं हम टीम पे ऐसा काम कर रहे हैं कि हम उसी पोर्टल में आपके लिए एक स्पेस देंगे, जहाँ पे अपना असाइनमेंट आपको जो भी करना है वो आप करो और वहीं पे सेंड कर दो। तो वो क्या होगा ना, उसी पोर्टल में मेरे साथ शेयर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ मेरी हमारी जो पोर्टल है उसको यूज करना है और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो इसी पे हम वर्क करें, असाइनमेंट भी आपको उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नोट्स ऑटोमेटिकली वहां पे अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो हो सकता है कि वो कुछ प्रॉब्लम चल रही है उसमें, तो उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। सर इंस्पेक्शन एनोटेटर ऑप्शन एरर क्या होता है? इंस्पेक्शन एनोटेटर ऑप्शन एरर, अब ऐसे तो नहीं पता। एनोटेटर ऑप्शन जो होता है ना वो एनोटेशंस का होता है। अब एनोटेशंस क्या होता है, जो आप जब प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो ऊपर टाइप को डिफाइन करने के लिए एनोटेशन लगाया जाता है @ के साथ में। तो अगर वो आपने सही नहीं लगाया या आपने वो लगाया ही नहीं है, तो उस केस में आपका ये एनोटेटेड ऑप्शन एरर आता है। सर अभी के नोट्स मिल जाए तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। हाँ अभी के नोट्स मैं अभी शेयर कर देता हूँ, आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। एंड देन जैसे जैसे मॉड्यूल्स वाइज जाएंगे ना, तो मॉड्यूल्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर है ना? ओके ओके, वेरी गुड। तो मैं एक बार ब्राउजर खोल लेता हूँ। हम्म, तो ये आप देख सकते हो, ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। इस तरीके से आप सभी को, सभी ने किया होगा ना, वेरी गुड। तो जागृति, वेल डन, आपका मेरे पास में प्रैक्टिस जो है वो आ गया है। और इनमें से कौन कौन है? अजय कुमार, वेरी गुड। अब जिन जिन के डाउट्स है वो भी आप बताते रहो, और जिन्होंने नहीं शेयर किए है प्लीज आज, आज या कल तक भी आप शेयर कर दो। मंडे को मेरी एक क्लास होगी, थोड़ी डार्ट की प्रोग्रामिंग होगी, उसके बाद में एक रैंडम क्लास होगी। और रैंडम क्लास कैसे होगी कि भाई उस दिन मैं प्रोग्राम्स लेके चलूंगा, और उन प्रोग्राम्स को डिस्कस करते हुए उनको सॉल्यूशन देते हुए, जैसे हमने आर्मस्ट्रॉन्ग, प्राइम नंबर, ये सब क्लास में किया था ना, वो सब करेंगे। तो वो मैं चाहता हूँ कि वो जो रैंडम क्लास हो ना, वो ऐसी हो कि जब तक मैं उस क्लास में आऊँ तब तक आपके पास ना वो सारा काम कर रखा हो, चाहे वो डाउट्स में हो, चाहे वो आपने इम्प्लीमेंट कर दिया हो। क्योंकि देखो जब तक आप उस प्रोग्राम को खुद से दिमाग में नहीं लाओगे, तब तक उसका सॉल्यूशन अगर मैं आपसे डिस्कस करूंगा ना, वो समझ में नहीं आएगा। तो मेक श्योर करना कि आप सभी के आ चुके हो। अजय कुमार के आ चुका है मेरे पास में, एंड जागृति का आ चुका है, देन बिलाल अहमद का भी आ चुका है। तो फोल्डर मेरे पास में सभी के आ चुके, मतलब इन दोनों के आ चुके हैं। बट बिलाल आपने सिर्फ एक ही डाल रखा है, आर्मस्ट्रॉन्ग, बाकी का है? जी सर, बाकी बनाए थे मैंने, लेकिन वो पहले बना के मैंने वो सेव नहीं किया था। लेकिन अगर आप कहते तो मैं दोबारा, क्योंकि इसके बाद ही नहीं मैंने नहीं, वो बना तो शेयर ज्यादा किया। टाइम नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बना दो, ठीक है, ठीक मैं है। बना के सेंड कर दूंगा। हाँ बना के शेयर कर दो। उससे फायदा क्या होगा? देखो फायदा आपको तो होगा, एक बार साथ साथ मेरे को पता चलेगा कि आप लोग कहाँ ज्यादा अटक रहे हो, किस तरीके से करते हो, कौन सी चीज में आपको दिक्कत आ रही है। तो उस बेसिस पे हम ग्रुप को मेंटेन करके चलते हैं। जैसे टीम होती है ना, उसको लीड करते हैं। तो उससे मेरे को जब तक टीम के बारे में पता नहीं चलेगा कौन सी उनकी वीकनेस है, कौन सी उनकी स्ट्रेंथ है, तो वो बहुत जरूरी हो जाता है मेरे लिए। तो टास्क मेरे को बहुत जरूरी है, भले ही आपने कंप्लीट नहीं किया है, बट देना जरूरी हो जाता है। वेरी गुड। ये किन्होंने शेयर की है मेरे साथ में? नाइस। सुनील, वेरी गुड। सुनील है क्या? सर अभी जैसे डार्ट यूज हो रहा है फ्लटर में, ऐसे ही डार्ट और कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। देखो डार्ट
मेनली जो है ना वो फ्लटर में ही यूज हो रहा है। डार्ट इनिशियली 2011 में बनाया गया था। डार्ट लैंग्वेज जो है ना वो आपकी 2011 में आ गई थी एज अ कॉम्पिटिटर फॉर जावा स्क्रिप्ट, या कह सकते हो एक अल्टरनेट की वजह से, ठीक है। बट फाइनली उसको मोल्ड कर दिया गया अब डार्ट के अंदर। तो डार्ट को यूज किया जा सकता है एज अ वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज भी, जैसे जावा स्क्रिप्ट फंक्शन करती है ना वैसे की वैसे आपकी डार्ट भी फंक्शन कर सकती है। बट क्योंकि जावा स्क्रिप्ट मार्केट में अभी उस लेवल पे प्रो काम कर रही है, तो ऐसा कोई बग है नहीं उसमें कि भाई हम जावा स्क्रिप्ट स्विच होकर डेवलपर डार्ट को यूज करें, इसलिए डार्ट वहां यूज में नहीं आती। इसलिए डार्ट को फ्लटर के अंदर लाया गया सो दैट क्रॉस प्लेटफॉर्म वाला जो काम है वो किया जा सके, क्योंकि डार्ट की हेल्प से हम ऐसा कोड लिख सकते हैं जो मल्टी प्लेटफॉर्म पे चल पा रहा है, ठीक है। बट अगर हम देखें तो ऐसा इसका एक और यूज है कि भाई आप उसको वेब एंड पे भी यूज कर सकते हो कंप्लीटली। सुनील सुतार है क्या कोई अपने बैच में? एनीबॉडी? अच्छा ये मेरा ऑफलाइन बैच है जो दूसरा है, ओके। अभिषेक? तो मेरे पास अजय का आ चुका है, बिलाल का कंप्लीट नहीं है, बिलाल का आ जाएगा, एंड जागृति का आ चुका है। बाकी सब दिव्या ज्योति, कविता, प्रत्याक्ष, रमन एंड सिद्धार्थ, एंड जो क्लास में नहीं आ रहे, जो क्लास बाद में देखते हैं, तो प्लीज आप भी शेयर करो मेरे साथ में। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 5 में से 10 में से 5 ही हुए हैं आपके, कोई दिक्कत नहीं, मैं करवाऊंगा आपसे। प्रत्यक्ष का भी आ चुका है, वेरी गुड, ओके। प्रत्यक्ष का एरर है क्या ये? अच्छा ये रिजॉल्व हो गया था प्रत्यक्ष आपके, जो आपने मेरे साथ शेयर किया है? यस सर, वो रिजॉल्व हो गया था मेरा। ओके ओके। विवेक वर्मा? और किसी ने शेयर किया कि मैं नाम से सर्च कर लेता हूँ? रमन कर देना आप, है ना? कविता, ओके ओके ओके, कर देना आप, ठीक है। और किसी ने किया है जिसका मैंने यहाँ देखा नहीं है? अभी तक मेरे पास में 3 या 4 जनों के आए हैं। अजय का आ चुका है, बिलाल है, एंड जागृति है। So I did 3 programs, rest of I will do tomorrow. Okay, do make sure कि जैसे ही आपके वो कंप्लीट हो जाते हैं आप उनको हाथों हाथ मेरे साथ शेयर कर दो, ठीक है, सो दैट आई कैन प्लान द मंडे वाली क्लास, ठीक है। तो आपके लोगों के डाउट्स होंगे तो हम उसको सीखेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे एक एक प्रोग्राम को, कोई दिक्कत नहीं है। द थिंग इज दैट कि पहले आपको ट्राई करना होगा, क्योंकि अपन ने क्लास में इनफ ऑफ दैट प्रैक्टिस कर रखा है लाइव, ठीक है। तो वो अब मैं चाहता हूँ कि आप अपना दिमाग उसमें यूटिलाइज करो और उस वे से सोचो जिससे कि आंसर निकले, ठीक है। ओके ओके। और कोई डाउट्स हैं तो आप, अभी तक जितने प्रोग्राम्स किए किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अच्छा कोई ऐसा प्रोग्राम है जो समझ में नहीं आया हो? मैं पहले प्रोग्राम्स ओपन कर लेता हूँ, हाँ ये भी हो सकता है। कोई ऐसा प्रोग्राम हो जो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ गई, यार आप ये क्या चीज समझा रहे हो? मैं प्रोग्राम्स की लिस्ट निकाल लेता हूँ यहाँ पे। यस एनीबॉडी, सब प्रोग्राम समझ में आ गया आप लोगों को? जो सर जिस दिन आप ऑफ थे और आपने आके कहा था कि हाँ वो वाले प्रोग्राम्स। वो 12 जो प्रोग्राम थे ना उसमें से 5-6 समझ आए थे, बाकी नहीं आए थे, वो उनके बारे में बता देते। तो वो आप मेरे को बताओ ना कि वो प्रॉब्लम क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया हमको। देखो मैं समझा देता हूँ एक एक करके, ठीक है। जी यहाँ व्हाइट बोर्ड खोल लेते हैं अपन। और सबसे पहला था फेबोनाची सीरीज। अगर कहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, कोई भी टॉपिक अगर मिस कर जाता हूँ, मतलब कोई भी प्रोग्राम मिस कर जाता हूँ, तो आप मेरे को बता देना, है ना। तो मैं आज सारे आपके प्रोग्राम्स के डाउट्स क्लियर कर लेते हैं अपन, है ना, सो दैट आप संडे को अच्छे से यूटिलाइज कर सको और मंडे को फिर अपन इसको ओवर करें और 2-3 चीजें और समझ ली अपन को डार्ट में, फिर अपन स्विच करेंगे फ्लटर के अंदर। तो फेबोनाची सीरीज, हाँ कौन बताएगा मुझे फेबोनाची सीरीज समझ में आया हुआ है? सर मेक अ लीप ईयर प्रोग्राम, लीप ईयर प्रोग्राम नहीं समझ में आया आप लोगों को? फर्स्ट था हमारा फेबोनाची सीरीज। फेबोनाची सीरीज होती है आपकी 0 1 1 2 3 5 8 13
21 और इस तरीके से चलती है। इसमें क्या हो रहा है, 0 1 से शुरू हो रहा है, 0 1 लेना ही पड़ेगा आपको, फिर दोनों को ऐड करते जाओ लास्ट के 2 नंबर को। इसमें आप एक टेम्परेरी वेरिएबल लोगे जिसमें दोनों का सम रखोगे, फिर जो लास्ट वाली वैल्यू होगी ना वो इसमें डालोगे, ये वाली वैल्यू इसमें डालोगे, इस तरीके से चलेगा। 3 वेरिएबल होंगे, नंबर 1, नंबर 2 एंड तो टेम्प वेरिएबल या फिर सम ले सकते हो। फिर जो भी सम आए ना वो आपको हर लूप में चलाना पड़ेगा। हर सम के बाद में आपको सम की वैल्यू स्विच मारनी होगी नंबर 2 में, नंबर 2 की वैल्यू नंबर 1 में, और फिर से लगाना होगा। तो आप देखो 0 और 1, इसका सम कितना हो गया 1। अब सम की वैल्यू जाएगी नंबर 2 में, तो नंबर 2 में 1 आ जाएगा। ये नंबर 2 की वैल्यू जाएगी नंबर 1 में, तो इसमें 1 आ जाएगा। अब इन दोनों का सम क्या होगा 2। अब 2 की वैल्यू वापस जाएगी इसमें, इसमें 1 की वैल्यू तो 1 इसमें, तो अब क्या होगा 3। ठीक है, अब 3 की वैल्यू जाएगी इसमें, तो ये 3 हो जाएगा, इसमें 2 था तो इसमें जाएगा 2, तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा वापस से 5। लूप में चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिबोनाची सीरीज आई होप आप सभी को क्लियर है। हाँ, ये लूप की मदद से हो जाएगा। लूप्स बहुत यूज में आएंगे आपके, और लूप्स हमने देख ही रखे हैं और यूज भी कर रखे हैं लाइव। ठीक है, देखो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपको करना ही है, बट द थिंग इज दैट कि ये आपको लॉजिक लगाना है, बस इंपॉर्टेंट चीज ये है। नहीं भी होता है 95% भी होता है, 70% भी होता है, 50% भी होता है, बट ये नहीं होना चाहिए कि 0% हो। कुछ ना कुछ तो आप अपना दिमाग लगा के उसको वहां तक तो लेके आ ही जाओगे। ठीक है, देन प्राइम नंबर तो हो ही गया था हमारा, प्राइम नंबर इज डन। ठीक है, क्लास में भी कर लिया था अपन ने। तीसरा क्या है हमारा, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम। अब स्ट्रिंग पैलिंड्रोम तो बहुत आसान है। कौन बताएगा मुझे? स्ट्रिंग पैलिंड्रोम का मतलब क्या है? नितिन, इसको उल्टा करना है तो वापस क्या आएगा, नितिन आएगा, अगर ये दोनों सेम हो सर जाते हैं। हाँ पहले बोलिए। वाला पहले वाला और लास्ट वाला जो डिजिट है वो सेम होना चाहिए, जैसे नितिन और जैसे लाइक शिविर। पहले वाला और लास्ट वाला नहीं, जी ये और ये नहीं है, ये भी सेम है, बस जी जी सेंटर वो वाला कॉमन होता है। 7 वाला चाहे चेंज हो उसके आगे हाँ, पीछे वाले। मतलब आप इधर से पढ़ो चाहे जी आप इधर से पढ़ो, सेम जी होगा, तो वो आपका पैलिंड्रोम होगा। अब इंटीजर पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, 1 2 3 2 1, ये आपका इंटीजर पैलिंड्रोम हो गया, ये आपका स्ट्रिंग पैलिंड्रोम हो गया। दोनों को अलग अलग तरीके से करना है, उसका रीजन बताता हूँ मैं। नितिन वाला जो होगा ये आपका एक एरे में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब लिस्ट के अंदर। फिर आप क्या कर सकते हो, फॉर लूप लगा सकते हो, जैसे हम फॉर लूप को यूज किया है। अब इसमें हर इंडेक्स पे आपको ये मिलेगा, फिर एक मिलेगा, फिर एक इंडेक्स मिलेगा, फिर एक ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा। तो हर इंडेक्स पे आपको एन आई टी मतलब जो भी नंबर आ रहा है उसके टुकड़े मिलेंगे। फिर आपको क्या करना है कि जो लास्ट में आ रहा है ना, मतलब जो यहाँ पे आ रहा है एन आई टी आई एन, तो आप क्या कर सकते हो, लूप लगाओगे, फॉर लूप। और मैंने आपको कहा था कि आप ऊपर से छोटे से बड़ा भी जा सकते हो और बड़े से छोटा भी जा सकते हो। तो आप क्या करोगे, इंट आई इक्वल्स टू जो भी आपकी नितिन है, इसको आपने एक लिस्ट में ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका जो भी स्ट्रिंग है डॉट साइज। ठीक है, जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल का डॉट साइज जिसमें आपका वैल्यू पड़ा है। देन कहां तक जाना है, आई इक्वल्स टू, आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, देन आई माइनस माइनस। इससे क्या होगा कि ये उल्टे से शुरू होगा, यानी कि ये नितिन है तो इसका 0th इंडेक्स ये हुआ, 1 इंडेक्स ये हुआ, 2 ये हुआ, 3 ये हुआ, 4 ये हुआ। तो अभी चुल्लू कहां से होगा, साइज है 4, चलाना कहां था 0 तक, तो ये 4 3 2 1 से शुरू होगा। तो हर बार इंडेक्स क्या पहले 4 आएगा, तो 4 पे डेटा क्या पड़ा है एन, तो आप एन को लाओगे और इसको एक नई लिस्ट में ऐड कर दोगे। नई लिस्ट में ऐड किया तो पहला आइटम क्या आ गया, एन आ गया। फिर लूप चलेगा, अब क्या आया, थर्ड आएगा तो आई आएगा, तो अब इसको हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। फिर क्या आएगा, टी आएगा, इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और जब ये लूप से खत्म होकर बाहर आएंगे तो जो एक नई लिस्ट क्रिएट करी है उसको जैसे ही मैं वापस स्ट्रिंग में डालूंगा तो वो जो वैल्यू आएगी और जो पहली वैल्यू थी मेरी, अगर वो दोनों आपस में इक्वल हो जाती है तो ये क्या है, हमारा एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। इसका एक जुगाड़ तरीका होता है, एक आपका रिवर्स करके एक फंक्शन होता है लिस्ट के अंदर। रिवर्स करते ही ना उल्टा हो जाता है, जैसे नितिन है ना तो उसका उल्टा हो जाएगा अपने आप ही। बट ये तरीका क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें लॉजिक ज्यादा लगेगा। इसने तो इस लॉजिक को जो हमने लगाया ना इसका एक फंक्शन बना के दे दिया, तो ये खुद करके दे देगा आपको। बट द थिंग इज दैट कि इससे ज्यादा सीखने को मिलेगा, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ आइडिया बता रहा हूँ, करके मैं बताऊंगा। अगर आपको इसमें फिर भी प्रॉब्लम रहती है तो मैं लाइव क्लास में पूरा प्रोग्राम करूंगा, जैसे कि मैंने प्राइम नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर में भी आपको आइडिया दिया था, याद होगा आपको, क्योंकि आइडिया देना बहुत जरूरी है। आप खुद का दिमाग लगाना स्टार्ट करोगे,
वैसा सोचना स्टार्ट करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, डेवलपमेंट के नजरिए से। सर मैंने रिवर्स का यूज किया है, रिवर्स मेथड का। क्या कह रहे हो? सर मैंने रिवर्स मेथड, आप जो बोले ना रिवर्स अच्छा, यूज हो सकता है, मैं रिकर्जन वाला, रिवर्स जो मेथड होता है ना फंक्शन वाला, वो वाला यूज किया है। रिवर्स वाला ही ना, तो ये रिवर्स वाला ही है, वेरी गुड, हाँ। रिवर्स वाला ही यूज आएगा यहाँ पे, और ठीक है। चलेगा ना? किसने, कौन बोल रही है? दिव्य दिव्य ज्योति, ज्योति। वेरी गुड, वेरी Yes, गुड, गुड, yes. ठीक है, ऐसे ही रहना है, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप में से ऐसे भी लोग होंगे कि यार हमने किया, हमको नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, आप पहली बार आए हो, तो ऐसा सोचना कहीं प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बट थिंग इज दैट कि ये जो लॉजिक मैंने यहाँ लगा है कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ रहा होगा, ऐसा आना जरूरी है। नहीं भी आ रहा है तो ऐसे प्रोग्राम्स करोगे ना तो आना स्टार्ट हो जाएगा, बट आप हाथ नहीं लगाओगे, ये प्रोग्राम्स तो सर करवाएंगे, वो प्रॉब्लम हो जाएगी लाइफ में, ठीक है। ये डिपेंडेंसी कभी भी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको प्रोग्राम्स करवा के दे चुका हूँ, अब ये खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद भी आपको प्रोग्राम्स दूंगा, जो हो सकता है कि मेरे को आपको बताने भी ना पड़े लाइव क्लास में, आप खुद ही बना लोगे, तो वो ऑप्शन रखना है अपनी लाइफ में, ठीक है। बट इन प्रोग्राम्स को मैं समझाऊंगा अपनी लाइव क्लास में, बट अभी मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि भाई किन किन को समझ में नहीं आया प्रोग्राम, तो वो उनको आइडिया लग जाएगा। इंटीजर वाला पैलिंड्रोम, ये तो आप बना सकते हो, तोड़ने हैं इसको, 1 को अलग करना है, 2 को अलग करना है, 3 को अलग करना है, 2 को अलग करना है, वापस 1 को अलग करना है, और फिर वापस कैसे करना है, ये जो 1 आया पहला वाला 1 प्लेस पे, 1 into 10 प्लस जो सेकंड प्लेस पे आया उसको जोड़ेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 1 10 हो गया यहाँ पे, 10 प्लस 2 जो सेकंड रिमाइंडर आया 12 हो गया। अब 12 into 10 प्लस थर्ड वाला जो आया रिमाइंडर, वो यहाँ ऐड हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3। देख रहे हो नंबर बन रहा है। तोड़ा कैसे था अपन ने? तोड़ा ऐसा था कि जो भी नंबर था मॉड्यूलस 10, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर इसको क्या कर दोगे 10 से डिवाइड कर दोगे। याद है ये वाली लाइन, ये की थी अपन ने आर्मस्ट्रांग में। तो अब नंबर क्या हो जाएगा, अब नंबर आपका पहले 1 2 3 2 1 था, अब हो जाएगा 1 2 3 2, और 1 आ चुका है हमारे पास में इस रिमाइंडर से। अब इस 1 को आप मल्टीप्लाई कर लो 10 से और एक जगह स्टोर करवा दो, तो ये 10 बच गया। अब क्या होगा कि इसको वापस लूप पे चलाओगे तो इसको वापस 10 से करोगे तो अब क्या आएगा 2। अब इस 2 को क्या कर दो, ऐड कर दो, +2 कर दो, और फिर क्या करो, इसको वापस मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो ऐसे क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। फिर तीसरा रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा, ये इसमें ऐड होगा 3, इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो क्या हो जाएगा 123, ऐसे 1230 1230। फिर क्या आएगा 2 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा इसमें ऐड हो जाएगा, तो 1232 हो जाएगा, और इंटू 0 मतलब क्या हो जाएगा 12320 हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में आपका रिमाइंडर क्या आएगा 1, ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आएगी 12321। अब ये जो वैल्यू आई है और जो हमारी पहली वैल्यू थी, ये आपस में अगर इक्वल हो जाती है तो ये एक इंटीजर पैलिंड्रोम है। आई होप मैंने आपको एक अच्छा खासा आइडिया दे दिया है, पूरी हिंट ही दे दी है यहाँ पे। एक साइड हम तोड़ेंगे, दूसरी साइड हम जो रिमाइंडर आ रहा है उससे वापस मल्टीप्लाई करते जोड़ेंगे, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा लास्ट से आता है। यहाँ तो हमको जानबूझ उल्टा लूप लगाना पड़ा, लेकिन यहाँ जो रिमाइंडर आएगा वो लास्ट से क्या आएगा, तो लास्ट से वापस मैं नंबर को बिल्ड कर रहा हूँ मल्टीप्लाई करके 10 10 से, 10 करो मल्टीप्लाई, फिर ऐड कर दो नया रिमाइंडर, फिर उन पूरे को मल्टीप्लाई करो 10 से, फिर ऐड कर दो नया रिमाइंडर, इस तरीके से चलाना है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा इंटीजर पैलिंड्रोम। उसके बाद में क्या था हमारे पास में क्वेश्चन, आर्मस्ट्रांग नंबर हमने देख रखा है, तो आर्मस्ट्रांग नंबर हो गया। उसके बाद में फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या होता है, किसी को पता है फैक्टोरियल? इसका मतलब क्या होता है 5 into 5 into 4 into 3, बोलो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है, ये आपका फैक्टोरियल होता है। तो इसमें आप रिकर्जन को यूज कर सकते हो, फंक्शन बनाओगे एक ऐसा जिसमें एक नंबर और उसका -1 नंबर उससे मल्टीप्लाई हो, फिर जो रिजल्ट आए उसके -1 नंबर से उसको रिजल्ट करो। आप लूप से भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। एक नंबर लिया आपने 5 और आप क्या करोगे, हर बार 5 से -1 करके उसी में अपडेट कर दोगे 4, अब यहाँ 4 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसका -1 3, अब जो भी वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, फिर -1 2, तो इसको जो भी वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। लूप चलता रहेगा जब तक कि वो इंडेक्स कितना नहीं हो जाए, 1 ना हो जाए, मतलब 0 ना हो जाए। 1 तक तो करवाना ही ना, लास्ट में इंटू 1 करवाना ही पड़ेगा, तो इस तरीके से चलेगा। तो ये होता है हमारा फैक्टोरियल, ठीक है। देन हमारा रिवर्स स्ट्रिंग, रिवर्स स्ट्रिंग यही वाला तरीका करना है, ये हो गया हमारा इधर रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है। तो जो भी स्ट्रिंग है उसको रिवर्स करना है, क्योंकि यहाँ तो आप डायरेक्टली पैलिंड्रोम में रिवर्स वाला फंक्शन यूज करके भी कर सकते थे, बट मैंने क्या कहा था ये वाला तरीका यूज करना, क्योंकि ये उल्टा कर, देखो
पैलिंड्रोम अगर चेक करना है तो मेरे को उस चीज को उल्टा करना ही रहेगा। तो जब मेरा क्वेश्चन ही है कि रिवर्स द स्ट्रिंग, मतलब मेरे को चेक लगाना नहीं है, बस लास्ट में ये जो इक्वल टू वाला चेक लगा रहा हूँ ना, कि उल्टा करने के बाद में जो पहला नॉर्मल मेरा इंटीजर स्ट्रिंग था, ये दोनों सेम है कि नहीं है, ये चेक नहीं लगाना है। बस रिवर्स द स्ट्रिंग में क्या करना है, सिंपल उसको रिवर्स मारना है, फॉर लूप लगा के उल्टे से लिस्ट को यूज करना है, ठीक है। देन स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, इसमें क्या लॉजिक लगाओगे, देखो स्क्वायर रूट के लिए एक फॉर्मूला होता है, पी स्क्वायर प्लस माइनस 4ac, याद है, प्लस माइनस आयोटा, ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो यहाँ पे स्क्वायर रूट के लिए, ठीक है। बट मैं यहाँ पे क्वेश्चन, ये तो स्क्वायर रूट का हो गया, बट ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट के, परफेक्ट स्क्वायर रूट, मतलब यूजर पूछेगा कोई नंबर लेना है आपको 100 की रेंज में, 1 से लेके, आपको सारे नंबर बताने हैं जो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो आपको लूप लगाना होगा, हर एक नंबर को उठाना है और क्या करना है, उसके आधे से जितने भी नंबर आ रहे हैं वो नंबर और वो नंबर को पावर के साथ में, मतलब आपको क्या करना है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल आया नंबर 10, तो आपको क्या करना है कि 10 को चेक करना है कि स्क्वायर रूट है कि नहीं है, तो आप इसके आधे से ले लो, आधे से मतलब कि 5 तक, तो लूप लगेगा, फॉर लूप फिर से 1 से शुरू होगा, 1 भी नहीं आएगा, 2 से शुरू होगा, फिर आपको क्या करना है, जो भी नंबर आ रहा है मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर ओनली, अगर वो रिजल्टेंट, वो नंबर जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो उसके बराबर हो जाता है, तब तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है, वहीं पे ब्रेक लगा दो, और अगर नहीं होता है तो वो परफेक्ट, तो वो लूप चलता रहेगा, लूप से बाहर आने के बाद में अगर वो कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलता है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि अगर मैं देखूं परफेक्ट स्क्वायर 25 है, ठीक है, तो 25 में हम क्या कर सकते हैं, 25 का हाफ 12 तक, तो हम 2 से 12 तक चलाएंगे, 2 लेंगे, 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 25 आ रहा है, नहीं 4 आता है, 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 9 आता है, ठीक है, एंड 4 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आता है, 16 आता है, ठीक है, देन 5 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ गया, यहीं पे ब्रेक लग जाएगा, हम 6 7 8 नहीं करेंगे, ठीक है, यहीं पे ब्रेक लगते ही हमको मिल जाएगा कोई जो 25 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, और इसको हम एक लिस्ट में डाल देंगे, ठीक है, 25 हो गया। ऐसे जैसे जैसे जो जो ब्रेक में आते रहेंगे, लूप के अंदर आते रहेंगे, उनको हम एक अलग लिस्ट में डाल देंगे, और जैसे हम लूप से बाहर आएंगे तो हमने 1 से लेके 100 में वो सारे नंबर्स को चेक कर लिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते थे, और हम वो लास्ट में प्रिंट करवा देंगे ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। देन लीप ईयर क्या होता है, कौन बताएगा मुझे लीप ईयर क्या होता है? 4 ईयर के बाद जो एक ईयर पड़ता है, जो फोर्थ, हाँ सही है, जो फरवरी मंथ का होता है ना, 29। हाँ तीसरे साल के बाद जो चौथा ईयर होता है सर। हाँ, जो 366 डेज का होता है जिसमें आपका 29 फरवरी आता है, किसी का बर्थडे होगा तो उनको याद होगा, 29 फेब अगर किसी में आता है तो वो आपका क्या एक लीप ईयर है, ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा एडिशनल। तो ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्यों आता है, क्योंकि हमारा जो, बोलो कोई बोल रहा है क्या, अच्छा, हमारा जो रोटेशन होता है ना वो 365 एंड 1/4 ये होता है पूरा एक साल में। एक साल का मतलब क्या होता है कि हमारा जो धरती है वो सन का एक चक्कर मार लेती है, ठीक है, तो वो एक्चुअल में 365 डेज एंड 1/4 डे और होता है। तो इस चीज को आधे मतलब 1/4 को डिवाइड करने के हिसाब से 4 साल के बाद में आपको एक डे को एडजस्टमेंट किया जाता है, और 4 साल के बाद में आपको मिलेगा कि एक डे एडजस्ट हो जाता है 366 डे के हिसाब से, ठीक है। तो आपका एक्चुअल में जो एक ईयर काउंट होता है ना वो 365.25 होता है, वैसे 25 जब 4 बार आएंगे तो एक दिन बन जाता है पूरा, ठीक है। तो ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 4 से डिविजिबल होना चाहिए और 100 से भी डिविजिबल होना चाहिए। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? मतलब जरूरी नहीं कि 4 से डिविजिबल ही हो, हर 4 साल में आ रहा है तो ऐसा भी जरूरी नहीं कि हर 4 साल में तो 4 से ही हो। उसका एक और कॉन्सेप्ट होता है कि वो 100 से भी होना चाहिए और दोनों से होना चाहिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं क्या है हमारे पास में, स्ट्रिंग एनाग्राम। एनाग्राम का मतलब क्या होता है, सब स्ट्रिंग, मतलब मैंने आपको दिया टैब, अब इस टैब से आप कितने वर्ड्स बना सकते हो, या तो आप वो करो पैट हो सकता है, एटीपी हो सकता है, ठीक है, ये सब क्या है इसके एनाग्राम्स हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो कि यूजर ने एक वर्ड दिया टैब, और यूजर से आप दूसरा पूछोगे कि भाई आपको ऐसा चेक करने के लिए लगाओ कि ये एनाग्राम है कि नहीं है इसका, तो वो देगा टीपीई, तो मैं चेक करवाऊंगा कि टीपीई क्या टीएपी का एनाग्राम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो क्रॉस कर दूंगा। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ई तो है ही नहीं इसमें, ठीक है।
TPP हो सकता है क्या? नहीं हो सकता एनाग्राम। ठीक है, मतलब इन तीनों लेटर्स को यूज करते हुए कोई भी अगर एक मैं नया वर्ड बनाता हूं तो वो इसका एनाग्राम है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो ये एनाग्राम्स होते हैं। तो दो तरीके से इन चीजों को देखते हैं। देन रिवर्स नंबर, वही सेम ऊपर पहले आ चुका है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, पैलिंड्रोम बना रहे हैं इंटीजर वाला। यहाँ पे क्या हो जाता है, रिवर्स तो करना ही है आपको एनी विच वेज। ठीक है, बस आपको कंपेयर नहीं करना है स्ट्रिंग को, इंटीजर को। देन रिमूवल ऑफ ऑल वाइट स्पेसेस। अब वाइट स्पेसेस में क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाइट स्पेसेस में आपको एक फाइल मिलेगी या आपको एक स्ट्रिंग मिले, तो आपको क्या करना होता है, स्ट्रिंग को रीड करना होता है। स्ट्रिंग को रीड करेंगे हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। देखो फाइल के केस में तो हम आगे देखेंगे कि फाइल के केस में हम उसको ओपन करवाते हैं इनपुट, जिसको हम कहते हैं रीड फाइल, जिसमें तो हमको कर्सर मिल जाता है। ठीक है, कर्सर रीड कर रहा होता है हर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को, और उसमें जैसे ही उसको ब्लैंक स्ट्रिंग मिलती है तो वहां पे हमको पता लग जाता है कि व्हाइट स्पेस है। ठीक है, बट यहाँ अगर मेरे पास में कोई पैराग्राफ है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर अगर कोई व्हाइट स्पेस आ गई है, एक तो हमारे पास में ऑप्शन होता है ट्रिम। ये तो हो गया शॉर्टकट। ट्रिम क्या करता है, सारी व्हाइट स्पेसेस को हटा देता है। ये वो शॉर्टकट है। आप स्ट्रिंग में से कोई भी व्हाइट स्पेस हटाना चाहते हो तो ट्रिम कर दो, वो व्हाइट स्पेस को हटा देगा। लेकिन अगर खुद को देखना है तो आपको लूप लगाना पड़ेगा फॉर 0th इंडेक्स से स्ट्रिंग की साइज तक i++। तो ये हर एक इंडेक्स पे जो कैरेक्टर पड़ा है, ए बी जो भी कैरेक्टर पड़ा है वो लेके आ जाएगा। अगर वो इफ वो कैरेक्टर जो आ रहा है इज इक्वल्स टू ब्लैंक स्ट्रिंग, दैट मींस इट इज अ व्हाइट स्पेस, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, उसको इंक्लूड नहीं करोगे। बाकी एज इट इज स्ट्रिंग को वापस एक नई स्ट्रिंग में फॉर्म करते रहोगे, ऐड करते रहोगे, लेकिन इस पार्ट को आप इंक्लूड नहीं करोगे। जो आपका ब्लैंक स्ट्रिंग होगा, ये होता है आपका जो स्पेस आती है ना, वो ब्लैंक स्ट्रिंग होती है। कुछ भी नहीं मिलेगा ना तो आपको स्ट्रिंग में ऐसा मिलेगा, तो ये ब्लैंक है, मतलब यहाँ पे स्पेस है। ठीक है, तो स्पेस को हटाएंगे कैसे, कि जब मैं रीड कर रहा हूँ यहाँ से स्टेप बाय स्टेप, तो मेरे को हर बार कैरेक्टर मिलना चाहिए। अगर दो कैरेक्टर है तब तो वो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लेकिन अगर वो कैरेक्टर नहीं है, खाली इस जगह है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो उस केस में मैं इसको इंक्लूड नहीं करूंगा मेरे नए फॉर्मेशन में। तो अगर यहाँ पे स्पेस है तो ये स्पेस इंक्लूड नहीं होगी, अब इसके बाद जस्ट इसकी ये वाली लाइन आ जाएगी, और इस तरीके से मैं एक नई स्ट्रिंग फॉर्म करूंगा फॉर लूप के बाद में। अब इसको प्रैक्टिकली हम इंप्लीमेंट करेंगे, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपको कुछ ऐसे 4-5 प्रोग्राम्स होंगे जो आप सभी को प्रॉब्लम कर रहे होंगे, जो डिफिकल्ट होंगे मेरे टर्म्स में, तो वो मैं क्लास में करवाऊंगा। उसके अलावा भी कोई ऐसा प्रोग्राम होगा जो आपको लग रहा है कि नहीं ये तो होना ही चाहिए, तो ये मैं आप ही से पूछूंगा। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक बार थम्स अप सर कर दो। हाँ हाँ दिव्या सर ज्योति। लीप लीप ईयर जैसे बोला कि आप 4 से डिवाइड होना चाहिए और 100 से भी। हाँ अब नेट में दिखा रहा है कि बहुत सारे वेबसाइट दिखा रहा है कि 400 से भी होना चाहिए। हाँ, वो कंबाइन दोनों से होना चाहिए, 4 से भी होना चाहिए, और अगर 100 से भी है तो वो 400 से भी होना चाहिए। ये कंडीशन है इन दोनों का कंबाइन। कंबाइन मतलब क्या हो गया, 4 × 100, 400 से भी होना चाहिए, तो वो आपका लीप ईयर है। सर लीप ईयर है कि 2016 है, 2022 है, वो 100 से डिवाइड हो जाएगा। देखो समझो, मैंने क्या बोला कि अगर कोई चीज 4 से डिवाइड हो रही है, ठीक है, तो वो लीप ईयर हो सकता है, लेकिन आपको फिर उसको किससे करना है, 100 से भी करना है। अगर वो 100 से भी हो सकता है, मतलब 100 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है, तो फिर वो 400 से भी होना चाहिए। समझ गए? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मतलब Yes, अगर कोई भी but नंबर 4 से डिवाइड है तो वो लीप ईयर है, बट कंडीशन क्या है कि अगर वो 100 से भी हो रहा है और वो 400 से नहीं हो रहा है तो वो लीप ईयर नहीं है। अच्छा ठीक है, क्योंकि सर हर जैसे नंबर जो 100 से डिवाइड हो रहा है वो लीप ईयर में नहीं आएगा, 4 से होना चाहिए। सर हाँ बोलो। हाँ सर जैसे होता है कि 2022 22 नहीं 2000 जैसे 22 तो 16 100 है। से हो रहा है क्या ये? नहीं नहीं नॉलेज नहीं है। हो रहा है। 4 से हो रहा है, हाँ नहीं हो रहा है, तो ये लीप ईयर है। बट अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जैसे 2020, ये लीप ईयर है ना 20 2022। 2020 तो 2020 100 से हो जाएगा। तो तो पहले बताओ उसका फिर 2022 इज रिमाइंड कुछ लीप ईयर और आएगा। नॉट? नहीं, लीप ईयर थोड़ा ना 2022। लीप ईयर देखो, फिर है बताता हूँ, कोई भी एक नंबर होता 100। है, वो अगर 4 से डिविजिबल है, और एक हो सकता है कि वो 100 से डिविजिबल है। अगर वो 100 से डिविजिबल है और 4 से भी है, तो उसका एक कंडीशन होता है कि वो 400 से भी होना चाहिए।
ये इसकी कंडीशन होती है, ठीक है। वो केवल 4 से है तो भी चलेगा, अगर वो केवल 100 से है तो नहीं चलेगा, तो उसके केस में आपको 400 से चेक करना पड़ेगा। तो अगर 400 से है तो आपको 100 से है तो 400 से भी चेक करना पड़ेगा, यही कंडीशन है ना। देखो एनी ईयर दैट इज इवनली डिविजिबल बाय 4 इज अ लीप ईयर, फॉर एग्जांपल, जो कि है ही है। उसके अलावा भी एक और लॉजिक होता है इसमें, केवल 4 से डिविजिबल होना ही नहीं होता है। हाँ, टू एलिमिनेट दिस एरर, हाउएवर दिस इज स्टिल अ स्मॉल एरर टू बी अकाउंटेड फॉर। To eliminate this error, the Gaussian calendar stipulates that a year which is evenly divisible by 100, for example 1900, is a leap year only if it is also evenly divisible by 400. तो जो भी 100 से डिविजिबल है ना, वो 400 से भी होने चाहिए, लेकिन जो आपके 4 से डिविजिबल है वो सारे लीप ईयर्स हैं। समझ में आया? फॉर दिस रीजन द 1700, 1800, 1900 ये जो लीप ईयर है, दिस इज बिकॉज दे आर इवनली डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 400। तो ये लीप ईयर नहीं है, जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये क्योंकि 100 से तो डिविजिबल है लेकिन 400 से नहीं है। और वही अगर हम बात करें कि 1600, 2000, 2400, ये इसलिए है क्योंकि ये 100 से है तो 400 से भी होने ही चाहिए। समझ में आया आपको? मतलब अगर 4 से डिविजिबल है दैट इज फाइन, लेकिन अगर वो चीज 4 से नहीं है 100 से है तो वो फिर 400 से भी होनी चाहिए, तो वो लीप ईयर होगा। हेलो, हाँ समझ में आ गया। ठीक है, ओके ओके। तो अभी सभी को क्लियर है ना क्या टास्क है उनका? तो प्लीज इसको इम्प्लीमेंट करके मेरे साथ शेयर कर देना। अभी सिर्फ 4 जनों के आए बचे हुए, इस बैच में 14 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 स्टूडेंट्स के अभी भी नहीं आए। और जो रिकॉर्डिंग, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, लाइव क्लास में नहीं आ पा रहे हैं उनके ऑफिस की वजह से, तो वो भी उनके लिए भी है कि आप, मैं क्लास में बता चुका हूँ कि कैसे आपको शेयर करना है, फोल्डर बनाना है, ronak.wscubetech.com के साथ में शेयर करना है। जैसे ही आप शेयर होगे मेरे पास में मेल आ जाएगी, और आज वाली क्लास में मैंने दिखाया भी है 4 स्टूडेंट के। तो ऐसे ही आप सभी को करना है, जितने भी प्रोग्राम्स आप बना लो वहां शेयर कर देना, ठीक है? ओके एवरीवन, सेशन एंड करें अपन। सर लास्ट में बिल्कुल। आपने कहा लास्ट में, मेरा एक आखिरी एक क्वेश्चन है क्योंकि आज सैटरडे है कि फिर हम मंडे से फिर हम स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ पूछो, हमारा डाउट पूछो, आप पूछो। जी, हमारा एज ए फ्लटर डेवलपर, हमारा मार्केट में या हमारा इंडस्ट्री में या टेक डेवलपमेंट में इंडस्ट्री में हमारा क्या रोल होता है? क्या रोल मतलब कि होता है? जैसे आपने कहा कि एपीआई डेवलपर अलग होते हैं, बैक एंड डेवलपर अलग होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर अलग होते हैं, हाँ, यूआई यूएक्स डिजाइनर अलग होते हैं, तो एज ए फ्लटर डेवलपर हमारा क्या रोल होता है वो मैं क्लियर बताता कर। हूँ। जैसे इसको समझना कि जो कार मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कार एक्चुअल में कार को बनाते हैं, वो कभी भी ना स्टील नहीं बनाएंगे। समझ रहे हो? स्टील मतलब कि जो कार में प्रोडक्ट यूज आता है, मटेरियल यूज में आता है, गियर्स को वो नहीं बनाएंगे। गियर बने हुए हैं, लॉजिक, ठीक है, समझना इस चीज को। वो सिर्फ इस पर दिमाग लगाते हैं कि इन चीजों को कैसे असेंबल करके कार, अच्छी कार बनाई जा सके जो माइलेज अच्छा दे, परफॉर्मेंस अच्छा दे। और वो ये भी दिमाग नहीं लगाते कि इसको मार्केट में कैसे लॉन्च करना है। उनका काम क्या होता है कि उनके पास में रिसोर्सेज होते हैं, उनकी हेल्प से वो एक ऐसी प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं जो कि मेन प्रोडक्ट है। आज आप यूज करते हो तो एक प्रोडक्ट को यूज करते हो, और उस प्रोडक्ट में मटेरियल क्या यूज हो रहा है, वो मटेरियल को वो बंदा नहीं बनाता जो कार को बनाता है। मटेरियल उसके पास में होता है। जो प्रोडक्ट को लॉन्च करता है वो कभी भी कार नहीं बनाता है, वो प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, क्योंकि सब काम एक जना नहीं कर सकता। बट जो मेन काम है, जब अगर हम ऐप की बात करते हैं तो मेन काम कौन करता है? एक डेवलपर करता है। वो मेन काम क्या है ऐप डेवलपर का? वो मैं आपको बताता हूँ। वो 95% काम होता है कि भाई हमारे पास में यूआई यूएक्स डेवलपर होता है। डेवलपर नहीं कह सकते उसको, ग्राफिकल डिजाइनर कहते हैं, जो हमारे लिए क्या करता है, यूआईज बना के देता है। यूआई का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी यूआई का काम कर दिया उसने उसने सिर्फ यूआई वो बनाई है जो हमारे क्लाइंट ने फाइनलाइज करी है। अगर कोई यूआई यूएक्स डेवलपर नहीं होता है तो फिर वो लॉजिक आपको ही लगाना होता है। ये तो कंपनी में एक सेटअप इस तरीके से होता है कि कंपनी कहती है कि भाई यार ये दिमाग डेवलपर क्यों लगाए, डेवलपर तो अपना डेवलपमेंट करे। जैसे कि एक इंजीनियर है, तो इंजीनियर जो होगा ना, जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर होगा, वो क्या करेगा, जो कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देगा, वो उससे बिल्डिंग को कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, उसमें ध्यान देगा। उसके अलावा उसके साइड में ना आर्किटेक्चर्स होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं जो क्या करते हैं, नक्शे का ध्यान रखते हैं, वो नक्शा बनाते हैं।
उनका कोई रोल नहीं होता कि वो बिल्डिंग कैसे बननी है, बिल्डिंग बनाना, सीमेंट कैसे यूज करना है, किस तरीके से मैनेज करवाना है, वो सारा काम वो सिविल इंजीनियर का होता है कि भाई इसमें फ्लो कैसा रहेगा, इस जगह पे अगर हम टैप को रख रहे हैं तो यहाँ पे आउटलेट कहाँ रखना है, वो ढलान कैसे बनानी है सो दैट पानी इकट्ठा ना हो, ये सब लॉजिक कौन लगाएगा, हमारा सिविल इंजीनियर लगाएगा। बट मैप का अंदर दिमाग कौन लगाएगा, मैप के अंदर दिमाग लगाएगा आर्किटेक्ट, कि भाई ये बिल्डिंग का नक्शा कौन बनाएगा, बिल्डिंग कैसे बनेगी, वो नक्शा वो बनाता है। उस नक्शे को फॉरवर्ड किया जाता है सिविल इंजीनियर के पास, भाई देखिए ये नक्शा है, अभी देखो ये करना है। तो वो करने के बाद में वो अपनी टीम से वो काम करवा देता है। उसके बाद में वो किसके पास जाता है कि जो वाटर मैनेजमेंट देता है और जो इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट होता है, उसने वो सारे सॉकेट्स वगैरह बना रखे होते हैं। अब उसके अंदर वो जो वाटर मैनेजमेंट और इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट वाले बंदे होते हैं, वो क्या करते हैं, उन चीजों को अप्लाई करते हैं। उसके बाद पेंटर्स अलग होते हैं जो पेंट करते हैं। समझ पा रहे हो, गेटिंग माय पॉइंट? तो यूआई यूएक्स का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे लिए जी यूआई सर। बना रहा है, वो हमको बता रहा है कैसी यूआई होगी, बनानी तो हमको ही पड़ेगी। ठीक है, फिर उस यूआई को बनने के बाद में वो कहलाती है ऐप हमारी स्टैटिक ऐप, दिस इज नोन एज स्टैटिक ऐप। ये जाती है एज अ क्लाइंट के पास में, मतलब पहले तो आपने सिर्फ प्रोटोटाइप देखा था कि ऐसी यूआई होगी, अब वो यूआई ऐप में कैसी दिखेगी, और फ्लटर में हम ऐप बना रहे हैं तो वो वेबसाइट पे कैसी दिखेगी, वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन में कैसी दिखेगी, वो एंड्रॉइड फोन में कैसी दिखेगी, वो आईफोन फोन में कैसी दिखेगी, वो सब हमने उसको बना के दे दी। अभी लॉजिक कुछ नहीं लग रहा है, मतलब साइन अप पे टैप होगा तो साइन इन एक्चुअल में नहीं हो रहा है, वो साइन अप पे टैप होने के बाद में नेक्स्ट स्क्रीन कैसी दिखेगी वो दिखाएगा। फिर क्या होती है, हमारी एपीआई डेवलप होती है, क्योंकि हमको डेटा को कहाँ मैनेज करना होता है, ऑनलाइन मैनेज करना होता है। अगर ऑफलाइन होता है तो फिर एपीआई डेवलपर का कोई रोल नहीं है, लेकिन अगर ऑनलाइन है तो उस केस में हमको सर्वर की रिक्वायरमेंट रहेगी, और सर्वर की जब जब रिक्वायरमेंट आएगी तो सर्वर पे जो काम हो रहा है उसके लिए तो आपको उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए, और उसकी लैंग्वेज किसको आती है, जो वेब एंड पे काम करते हैं, बैक एंड पे काम करते हैं वेब की, तो वो बंदे आपके लिए एपीआईज बना के देंगे। ठीक है, वो एपीआईज बनने के बाद में उनका काम होगा हार्डली 4 से 5 दिन का। ठीक है, वो बन जाएगी, उसके बाद में इंटीग्रेशन कौन करेगा, हम करेंगे। हम कैसे करेंगे कि हमको तो उसने एपीआई दे दी। ठीक है, अब ये एपीआई को कहाँ लगाना है, किस तरीके से लगाना है, और इस एपीआई से जो रिस्पॉन्स आएगा वो कहाँ किस तरीके से पॉपुलेट होगा, वो सारा काम किसको करना है, हमको करना है। ठीक है, तो वो हमारी ऐप में इंटीग्रेशन जो है वो हम करेंगे, कि भाई हमने एपीआई भी हमने ही डिसाइड करी कि कौन सी एपीआई बनानी है, क्या डेटा लेके आएगी, कितनी बनानी है, ये सब एक ऐप डेवलपर ही डिसाइड करता है। फिर उसकी मीटिंग होती है, वो उन डेवलपर्स को बताता है, हाँ अगर तो मेरे को एपीआई डेवलपमेंट आता है, यानी कि अगर मेरे को पीएचपी आती है, मेरे को बैकएंड की नॉलेज है वेब की, मतलब वेब बैकएंड की नॉलेज है, तो मैं खुद भी बना सकता हूँ। और इसका एक अल्टरनेट भी होता है, क्योंकि हम इस कोर्स में भी देखेंगे, फायरबेस। हम फायरबेस की हेल्प से इसका पूरा ही डिपेंडेंसी खत्म हो गया फायरबेस के अंदर। फायरबेस में आपको कुछ एपीआई वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, अगर आपको ऑनलाइन डेटा मैनेज करना है तो यू कैन इंटीग्रेट फायरबेस। फायरबेस में बहुत सारे फीचर्स हैं जिनमें आपका एपीआई का रोल ही खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एपीआई की जरूरत नहीं है, एपीआई डेवलपर आपको जरूरत लग रही है, और बट आप एपीआई नहीं सीखना चाहते हो, या एपीआई नहीं सीख पा रहे हो, बट फिर भी आपको डेटा मैनेज करना है ऑनलाइन, तो यू कैन यूज फायरबेस एंड वी विल ये बी सर मेरा हाँ मेरा मेन क्वेश्चन था ना, उस वो बेसिकली था ही यही कि हम फायरबेस को से एपीआई को कैसे कनेक्ट करेंगे, वो मेरा मेन था। फायरबेस से एपीआई को कनेक्ट करने की जरूरत है ही नहीं, तो फायरबेस को हम यूज ही कर रहे हैं एज अल्टरनेट फॉर एपीआई। हाँ, अगर तो आप चाहते हो कि भी मैं एक ऐसी ऐप बनाऊं जिसमें कुछ डेटा को तो मैं फायरबेस पे हैंडल कर रहा हूँ, कुछ मैं अपने वेब एंड पे हैंडल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एपीआई कॉल्स कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फायरबेस कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस केस में आपको कनेक्टिविटी बनानी पड़ती है। तो कनेक्टिविटी बनाने के लिए यहाँ पे कुछ फाइल, वेब एंड पे तो क्या होती है मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, कुछ आपकी कॉन्फिग फाइल होती होगी, वो कॉन्फिग फाइल आपको अपने वेब पे इंस्टॉल करनी होती है, उसके बेसिस पे सेटअप होता है। हमारे केस में क्या होता है, एक जेसन फाइल होती है, गूगल जेसन फाइल, गूगल सर्विसेज डॉट जेसन फाइल। हम इसकी हेल्प से हमारी पूरी डिटेल, प्रोजेक्ट का डिटेल यहाँ पे होता है, और इसको भी पूरी पता होती है कि ये प्रोजेक्ट का टाइप है, ये इसका पैकेज नेम है, फिर इसी से कनेक्टिविटी बनाता है हमारे फायरबेस के सर्वर के साथ, और फिर कनेक्शन बनता है। तो यहाँ पे भी एक कॉन्फिग फाइल होती है जो आपको अपने वेब पे सेटअप करनी होगी, और वेब की कोई फाइल होगी या कॉल बैक यूआरएल होगी जो आपको यहाँ फाइंड देनी पड़ेगी। ये जब भी इस पर टैप हो तो ये वेबसाइट को आपको हिट करना है, या ये पर्टिकुलर एपीआई को आपको हिट करना है वेब की। जैसे लाइक फ्लटर में हमें पब स्पेक YAML मिल जाती है। हेलो नहीं, pubspec.yaml फाइल जैसे आपके प्रोजेक्ट की है ना, वैसे ही फायरबेस के प्रोजेक्ट की एक होती है गूगल सर्विसेज जेसन फाइल। देखो वो जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ना, तब आपको समझ में उसमें पूरा जेसन के अंदर उसका डिटेल होता है
प्रोजेक्ट का, कनेक्टिविटी का, वो अगर उसके पास में होगा तो वो उससे वैलिडेट होके फिर ही हमारे फायरबेस से कनेक्ट हो पाएगी हमारी ऐप। और ये कनेक्टिविटी कौन बनाता है? हमारा फायरबेस का खुद का प्रोग्राम होता है। जब हम उसको इंटीग्रेट करते हैं ना तो वो ये सारा काम करता है। हमको तो सिर्फ क्या करना है, हमको इसका इंटीग्रेशन समझना है, इसके इंटीग्रेशन की हेल्प से कोड लिखते हुए जो डेटा मेरे को स्टोर करवाना है वो मेरे को उस पर्टिकुलर कोड में सेटअप करना है, रन टाइम में वो डेटा यहाँ पे स्टोर होता है। जी सर, समझ में आया? थैंक यू। जी हेलो, सर, थैंक यू। समझ में आ गया ना? जी जी सर। ओके, क्लियर है ना? ओके। हेलो बीच में हाँ कौन बोल रहे थे? हेलो। हेलो सर, हाँ, इसमें पोस्टमैन का यूज होता है? पोस्टमैन का हाँ यूज होता है। ओके। पोस्टमैन का यूज देखो क्यों होता है, मैं बताता हूँ। जब हम एपीआई का देखना चाहते हैं ना कि भाई ये आपको दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, ये देखो मैंने अभी ये शायद आपके साथ में शेयर्ड नहीं था, है ना? ये मैं समझा रहा था पेन पेपर पे, अभी मेरे को लगा। पोस्टमैन का यूज इसलिए होता है क्योंकि एपीआई जो होती है ना वो बहुत सारे टाइप्स की होती है। मोस्टली कॉमनली जो एपीआई के टाइप होते हैं वो गेट और पोस्ट होते हैं। ठीक है, तो गेट तो आप डायरेक्टली ब्राउजर पे भी हिट कर सकते हो, लेकिन जो पोस्ट एपीआईज है उसमें क्या होता है, पैरामीटर्स एज अ बॉडी पैरामीटर जाते हैं, एपीआई के साथ में नहीं जाते। तो उसके लिए आपको एक एपीआई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। और अभी मार्केट में सबसे बेस्ट एपीआई क्लाइंट जो है वो पोस्टमैन है। अगर आप देखोगे तो मेरे लैपटॉप में मिल जाएगा, और आप सभी से भी मैं कहूंगा कि उसको डाउनलोड करना है जब हम डायनामिक ऐप में जाएंगे। अभी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्क्रीन शेयर है ना आप लोगों के सामने? हेलो। हेलो सर पहले सर पहले नहीं। पहले शेयर सर थी, अब तो बताओ नहीं हाँ। सर हो बीच रही। बीच में गायब हो जा रही है स्क्रीन। अभी शेयर्ड है? यस सर। यस सर। ओके, ये देखो मैं आपको एप्लीकेशन से बनाता हूँ। यहाँ पे आपको पोस्टमैन मिल जाएगी। सर नॉर्मली फ्लटर डेवलपमेंट में जैसे डिजाइन हो सकता है ना, जैसे HTML CSS लगा कर जैसे वेब पेज बनाते हैं, ऐसा हो सकता है? क्या कह रहे हो, वापस से बताना। जैसे डिजाइन का पार्ट होता है ना, हाँ हाँ HTML CSS लगा कर जैसे होता है वेबसाइट बनाती है, हाँ सब हाँ, होगा? कर सकते हो यूआई, बट देखो यूआई विदाउट यूएक्स इज नथिंग। हाँ, एक सिंपल सा अगर आपको कोई पेज बनाना है तो एक अलग बात है, बट लॉजिक तो लगाना ही पड़ेगा आपको, यूएक्स तो बिल्ड करना ही पड़ेगा। ये देखो ये रहा पोस्टमैन, तो इसको हम यूज स्टैटिक करते हैं। स्टैटिक पेज के लिए, अच्छा स्टैटिक पेज के लिए रहेगा। स्टैटिक डायनामिक स्टैटिक पेज में भी आपको लॉजिक तो लगाना ही पड़ेगा ना। डायनामिक का मतलब क्या होता है कि आपका जो डेटा है ना वो आपकी ऐप में ना मैनेज होके वो सर्वर पे मैनेज हो रहा है। ये उसका एग्जांपल है। बैकएंड लैंग्वेज जानना होगा, बैकएंड लैंग्वेज जानना होगा। समझा नहीं मैं, ये क्या कह रहे हो? ये जैसे देखो, जैसे सर्वर को मैनेज करने के लिए बैकएंड लैंग्वेज जानना पड़ेगा, हाँ, रिक्वेस्ट यूजर और रिक्वेस्ट पड़ेगा। जब जैसे आपको लॉगिन ऑनलाइन करते डेटा रहता को है। मैनेज करना है ना, ऑनलाइन जब डेटा को मैनेज करना है तो आपको बैकएंड लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, उसमें भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब आप एपीआई पार्ट में जाओगे ना तो आप पाओगे कि जितने भी मार्केट में कंपनीज है वो उन सबके पास में ना एपीआई डेवलपर होता है। ठीक है, तो आपको ऐसा कोई कहीं जरूरत नहीं लगेगी कि आपको एपीआई डेवलपमेंट आना ही चाहिए, कभी भी नहीं जरूरत पड़ती, क्योंकि वो दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। हाँ, अगर आपको आती नहीं तो एक वो होता है कि भाई अच्छी बात है, आपके काम आ जाएगी, लेकिन कम मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनको एपीआईज बनानी आती लेकिन कंपनी फिर भी उनका जो काम होता है ना कि भाई आपको तो ऐप डेवलप करनी है तो आप ऐप डेवलप करो। अब आप ऐप डेवलप करोगे फिर आप एपीआई डेवलप करोगे, इससे अच्छा ये है कि आप जब बना रहे होंगे ना उससे पहले जब आपका कंप्लीमेंटेशन होगा तो 4 से 5 दिन तो लगेंगे एपीआई डेवलप होने में, तो आप अपना प्रोसेस करो। और जब आप खत्म होने वाले हो डेवलपमेंट में, यूआई डेवलपमेंट में, तो उससे पहले 1 हफ्ते पहले आप अपने एपीआई डेवलपर के पास में बैठ के अपनी रिक्वायरमेंट दे दो। तो जब तक आप अपना यूआई पार्ट कंप्लीट करोगे ना तब तक आपके पास में एपीआई बन के आ जाएगी। ये प्रॉब्लम हमेशा उस समय आती है जब मैं अकेला ही एक ऐप बनाना चाहता हूँ और मेरे पास में और कोई बंदा ही नहीं है, क्योंकि कंपनी में तो आपको एपीआई डेवलपर मिलेगा। एंटरप्रेन्योर फील्ड में भी अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको टीम हायर करनी पड़ेगी। मैं फ्रीलांसिंग अगर कर रहा हूँ, मैं अकेला ही ऐप बना रहा हूँ, तो उस केस में मेरे को एपीआई की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें मैंने आपको बताया कि देयर विल बी ऑलवेज बी एन अल्टरनेट इन द मोड ऑफ फायरबेस। तो हम फायरबेस को यूज करते हैं। मैं जितनी भी एप्स आपको बनवा के दिखाऊंगा वो फायरबेस के थ्रू बनवा के दिखाऊंगा। एपीआई जो हम यूज करेंगे वो हमारी कंपनी यूज करेंगे या फ्री एपीआई को यूज करेंगे। और जितने भी हम एप्स को डेवलप करेंगे डेटा मैनेजमेंट की, वो सारी ऑनलाइन डेटा मैनेजमेंट की, वो सारी हम फायरबेस से यूज करेंगे।
तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। हेलो। हाँ, यस, कौन बोल रहे हैं? हेलो। हाँ सिद्धार्थ बोलो। सर, किसी के पास कोई स्टार्टअप आइडिया हो और एग्जीक्यूट करना हो तो आफ्टर द कोर्स क्या इतना नॉलेज गेन हो पाएगा कि वो एग्जीक्यूट कर सके? हाँ बिल्कुल, मैं तो आपको इसी हिसाब से बिल्ड करूंगा हमेशा कि आप अपने जैसे दिमाग में आइडिया पालते रहो, ठीक है। हाँ बोलो, हम्म, आपको डिस्कस करूं। जैसे मेरे जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मतलब आफ्टर द ग्रेजुएशन ही एक्सपीरियंस ले पाएंगे तो इंडस्ट्री का। तो हम्म। आफ्टर 2 years ग्रेजुएशन तो अ, उसके पहले मतलब किसी के पास कोई आइडिया हो तो वो आफ्टर द कोर्स क्या इतना नॉलेज गेन होगा कि एग्जीक्यूट कर पाए मतलब अपना हाँ स्टार्टअप आइडिया? हाँ, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो, स्टार्टअप का मतलब क्या होता है, आपके पास में आइडिया होना चाहिए जिसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन में ला सको। अब आपको फ्लटर आता है तो आप उसको इंप्लीमेंटेशन में ला सकते हो, आपके लिए बैरियर कहीं नहीं आएगा। आप कह रहे हो ना कि यार एपीआई डेवलपमेंट में फिर हम क्या करेंगे, तो एपीआई अगर आपके पास में इनिशियली नहीं है तो उस केस में हम फायरबेस को यूज करते हैं। तो ओके। फायरबेस में हम डेटा मैनेज कर सकते हैं और लार्ज लेवल का डेटा भी मैनेज कर सकते हैं। अब लोग, कंपनी अभी भी एपीआई को प्रीफर क्यों करती है, उसका रीजन बताता हूँ। क्योंकि देखो, पहली चीज तो गूगल उनसे अच्छा खासा अमाउंट लेगा ऑब्वियसली, अगर डेटा मैनेज करवाएगा लार्ज लेवल पे, ठीक है। दूसरी चीज प्रॉब्लम क्या आती है, प्राइवेसी में। हालांकि गूगल कहता जरूर है कि भाई वो डेटा आपका नहीं छेड़ेगा, बट कंपनियों को विश्वास नहीं होता। कंपनी चाहती है कि मेरा डेटा है तो मैं पर्सनली उसको खुद ही मैनेज करूँ, मैं थर्ड पार्टी को क्यों यूज करूँ। तो हम फायरबेस यूज करें मतलब हम एक थर्ड पार्टी सर्वर सर्विस को यूज कर रहे हैं जो हमारे बैकएंड को मैनेज करेगी। समझ पा रहे हो? तो इसलिए एक वो बाउंड बनता है। और जो भी स्टार्टअप्स होते हैं, जो भी फ्रीलांसिंग होती है, अभी मेरा ब्रदर है, वो सिंगापुर की कंपनी में काम कर रहा है, वो स्टार्टअप कंपनी है, मतलब उनकी पूरी एक टीम बनी है। तो वो अभी अपना पूरा जो बैकएंड मैनेज कर रहे हैं ना, पूरा ग्लोबल लेवल पे, पूरा फायरबेस पे कर रहे हैं। उन्होंने पूरा प्लान खरीद रखा है, स्पार्क प्लान ऑफ फायरबेस। तो अभी मार्केट में ऐसी कंपनियां भी है जो इस प्रोसेस से आ रही है, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको अपनी ऐप को मैनेज करना है, तो वो कोई बैरियर नहीं होता है, ठीक है। ओके। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। ओके। ओके एवरीवन, डाउट्स क्लियर है ना आप लोगों के? पॉइंट्स क्लियर है? सर वन डाउट। हाँ पूछो। सर जैसे भॉइड में होता है कि फ्लटर में जो डार्ट में शुरुआत में तो हम्म, यूज क्या होता है, क्या करना है, क्यों जरूरत है? आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही दिव्या ज्योति, आप सर या जैसे तो, भॉइड में होता है ना डार्ट में, हाँ उसका प्रॉपर यूज क्यों होता है भॉइड में? फ्लटर में क्या होता है, वर्ड मेन। नहीं, डार्ट डार्ट में होता है ना जो भॉइड मेन से स्टार्ट होता है। भॉइड मेन का अंदर कोड होता है कि भॉइड मेन से अच्छा, स्टार्ट होता वॉइड है। मेन, वॉइड मेन से क्यों शुरू होता है, ये कह रहे हो आप? यस सर। देखो, आपने भी रिसेंटली बॉम्ब बनाया, बॉम्ब फोड़ा होगा दिवाली के टाइम, छोड़े होंगे यस ना सर। पटाखे, छोड़े कि नहीं छोड़े? यस। देखो, कम छोड़ने चाहिए बट छोड़ने चाहिए। तो देखो, छोड़े होंगे तो आपको ना एक इग्निशन पॉइंट तो चाहिए रहेगा ना, कि मैं आपको एक, जैसे सूतली बॉम्ब है, मैंने आपको लाके दे दिया, तो आप कहोगे मैं चलाऊं कहां से इसको? कुछ तो चाहिए ना कि भाई ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जाते ही ये इस जगह पे जाएगा, दिस विल गो फ्रॉम हेयर, स्टार्टिंग विल बी हेयर। आपके घर में भी जब आप एंटर होते हो तो एक गेट होता है ना जो मेन होता है, अगर वो गेट ही ना हो तो घर में एंटर कैसे करोगे? घर तो बहुत अच्छा बना लिया, लेकिन एक एंट्री पॉइंट तो एक ही होती है ना हमारे घर में जाने की। समझ पा रहे हो? यस यस। गाड़ी भी चलाते हो तो इग्निशन पॉइंट, गाड़ी बहुत बड़ी है, इसको ऑन करने के लिए एक टैब होता है। अच्छा, एक और एग्जांपल बताता हूँ। आप होटल के रूम में जाते हो, आपका कार्ड होता है, अगर आपने देखा हो तो। कार्ड आप जैसे ही उस होटल का एंटर करते हो, कार्ड को डालोगे, डालते ही सारी लाइट्स आ जाती है। जैसे उस कार्ड को हटाओगे सारी लाइट्स चली जाती है। तो लाइट का कनेक्शन तो अलग अलग ही है हर रूम का, बट वो क्या हो रहा है, वो वहां पे इग्निशन पॉइंट है, कि जैसे ही आपने उसको टैप कर दिया, दैट मीन्स आप घर आ चुके हो, मतलब आप रूम में मतलब उस होटल रूम में आप आ चुके हो। तो उस होटल रूम में जितनी भी लाइट्स है उनका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑन हो जाएगा। जैसे आप बाहर जा रहे हो तो आपने उसको हटाया और वो फ्लो चला गया। तो हमेशा किसी भी प्रोग्रामिंग फील्ड में, किसी भी जगह पे कोई भी चीज आप डेवलप कर रहे हो, तो उसका एग्जीक्यूशन का एक एंट्री पॉइंट जरूर रहेगा। तो वही वॉइड मेन आपका एंट्री पॉइंट है। जैसे जावा में जाओगे तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है। तो हर जगह आपको मेन फंक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, जो आपका एंट्री पॉइंट है, जिसके रन करने से वो एग्जीक्यूशन होता है। अब आगे हम जब फ्लटर में ऐप डेवलप करेंगे ना, तो उसका भी एंट्री पॉइंट होता है। अगर मैं आपको यहाँ बताऊं, जैसे ये मेरा फ्लटर तो नहीं है, एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट है, तो फ्लटर का प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ।
ये फ्लटर का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो अगर आप मेन में देखोगे ना तो दिस इज वाइड मेन, यहाँ से हमारी ऐप को रन मिल रहा है, यहाँ से ऐप रन हो रही है। ये एक जगह ही होगी, 10 जगह नहीं होगी, एक जगह से ही रन होगी। यहाँ से हमने जैसे ये रन हुआ तो इसने क्या कर दिया, हमारी ऐप को रन करवा दिया। हमारी ऐप ने क्या बोला कि ये ले जाओ, हमारी ऐप को हमने यहाँ बिल्ड करा, देखो बिल्ड फंक्शन में हमने हमारी ऐप को रिटर्न मारा, और रिटर्न मारते ही हमने इसको क्या बोला कि हमारी ऐप का थीम ये रहने वाला है, हमारी ऐप का टाइटल ये रहने वाला है, और हमारी ऐप का पहला पेज जो है वो ये रहने वाला है। और पहला पेज हमने यहाँ डिफाइन कर रखा है, हमने यहाँ पे बना रखा है, और हमने इसको किससे एक्सटेंड कर रखा है, एक विजिट से, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हर चीज विजिट है। तो ऐप इज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्क्रीन्स, ठीक है। तो ऐप को रन करने के लिए आपको एक इग्निशन पॉइंट चाहिए जिसको हम रन करें तो हमारी ऐप को रन करते हैं। तो ये इग्निशन पॉइंट वो है हमारा मेन फंक्शन। समझ में आया आपको? यस ओके ओके, तो सेशन एंड करें अपन। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ फैंटास्टिक डे टुडे। फिर भी आपके डाउट्स होते हैं तो आप मंडे को पूछ सकते हैं, बट मेक श्योर कि जो मैंने आपको कहा है आज वाली क्लास में, जिनके भी मेरे पास प्रोजेक्ट्स फ्लटर डार्ट के प्रोग्राम्स नहीं है, प्लीज आप मेरे साथ में शेयर कर दें, तो मंडे वाली क्लास आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी, ठीक है। ओके ओके ओके, तो सेशन को एंड कर दें। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ फैंटास्टिक डे टुडे, गुड बाय, सी यू।